हाँ जी क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बस यही लोग हैं आज, बढ़ते जा रहे हैं बच्चे दिन भर दिन। मैं तो सोच रहा हूं बच्चे बढ़ क्यों रहे हैं दिन भर दिन है? हाँ, भाग गए कुछ, पेपर खत्म होंगे तो है नहीं, पेपर का चक्कर नहीं, कुछ भाग भी गए होंगे। हाँ जी, चलिए सब लोग आगे आ जाएंगे, पहले कोई पीछे नहीं बैठेगा। आज की क्लास थोड़ी डिफरेंट रहेगी। आज हर बच्चे को बोलना जरूरी होगा। डरना मत, मैं कोई डेफिनेशन नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ एक वर्ड आंसर पूछूंगा। मेरी बात समझ गए ना? मैं पार्टिसिपेशन चाहता हूं क्लास में, मेरी बात समझ रहे हो? पार्टिसिपेशन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्लास है, पार्टिसिपेशन चाहिए सबको। ऑनलाइन में गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो आगे आ जा भाई, पीछे से आगे आ जाओ तुम दोनों भी। वो चारों भाग गए, आज नहीं आए? भाग आए थे, दो आए थे, वो निकल लिए, मना कर रहे थे। सर पूछते हैं क्वेश्चन, क्या कह? अच्छा, अब वो नहीं आएंगे, कहेंगे सर क्वेश्चन पूछते हैं। यार ऐसे नहीं पास होंगे ना यार। हाँ जी, चलो सब लोग बोर्ड पे देखिए। हम लोगों ने ऑडिट में, ऑनलाइन वाले बच्चों आपकी पार्टिसिपेशन पूरी चाहिए। जितने बच्चे चैट में हैं, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा मुझे जवाब सबका चाहिए। मुझे आपके नाम नहीं पता ऑनलाइन में, आपको आंसर लिखना पड़ेगा जो मैं पूछूंगा, ठीक है? अभी सवाल सब बच्चे बताएंगे। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है किस चीज का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्या ये बातें पढ़ ली हम लोगों ने? हाँ, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ऑडिट कराना कंपनीज के लिए कंपल्शन है या ऑप्शन है? कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना कंपल्सरी है। ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देता है या एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है? ऑडिट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी भी चीज का बोल सकते हैं, बट हम जो रिपोर्ट बनाते हैं वो किस पे बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अच्छा, ऑडिटर ओपिनियन देता है। सब बच्चे बताएं, ओपिनियन अनमॉडिफाइड कब दिया जाता है? जब सब कुछ बिल्कुल सही हो तो कौन सा ओपिनियन दिया जाता है? अनमॉडिफाइड। बट अगर कंपनी में प्रॉब्लम है तो कौन सा ओपिनियन दिया जाता है? मॉडिफाइड। में बताओ, 3 ऑप्शन देते हैं, कौन कौन सा? क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। बताओ बेटा, अगर गलतियां परवेसिव हैं और मुझे कंफर्म्ड है गलतियां हैं, बट अगर गलतियां मटीरियल हैं, सिमिलरली मुझे डाउट है, मेरे पास एविडेंसेस नहीं है, परवेसिव गलती का डाउट है तो डिस्क्लेमर, नहीं तो क्वालिफाइड। ये बात हो गया था, है ना? अच्छा बच्चे, मुझे ये बताओ, इंटरनल कंट्रोल समझाया था मैंने वर्ड आपको। ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल की रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस होता है। कौन बनाती है इस प्रोसेस को? मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी और एम्प्लॉइज मिलकर बनाते हैं। क्या बात क्लियर है? इंटरनल कंट्रोल बनाया जाता है 4 चीजों को अश्योर करने के लिए। पहली चीज, अलर्ट, ताकि हमारे ऑपरेशंस, हमारा कामकाज क्या रहे? इफेक्टिवली चलता रहे। हमारे अकाउंटिंग क्या हो? हमारा लॉ हम फॉलो ना करें या फॉलो करें, और हमारे एसेट्स का सेफ रहें, एसेट्स की चोरी ना हो, कोई गलत इस्तेमाल ना हो। इन चारों के लिए हम क्या बनाते हैं? एक प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या नाम से बुलाते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कौन बनाता है? मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी और, ठीक है मेरा सवाल। अच्छा, टीसीडब्ल्यूजी कौन होता है? सबसे बड़ी अथॉरिटी को बोलते हैं टीसीडब्ल्यूजी। लैंग्वेज वाइज लर्न करना है, ये स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन संभालती है। इसी की क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी। यही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस फॉलो कराती है। मैनेजमेंट तो वो लोग होते हैं जो टीसीडब्ल्यूजी के कहने पे काम करते हैं। क्या ये लोग सेम हो सकते हैं? हाँ, छोटी एंटिटीज में। व्हाट इज प्री कंडीशंस? ऑडिट लेने से पहले की कंडीशन देखेंगे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बनी है? क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना है? अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा तो जो डेटा बनेगा, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनेगी, वो फ्री फ्रॉम एमएमएस होगी। मेरा सब बच्चे बताओ,
क्या मैनेजमेंट मुझे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मांगूंगा वो देगी, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं देगी या देगी? बिल्कुल ठीक बात। ये सारी बातें आ जाती हैं प्रेमाइस में। ये क्या था देखो, परचेज करने के लिए कितना अच्छा लग रहा है सिस्टम। परचेज डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करेगा परचेज डिपार्टमेंट को, फिर गुड्स रिसीव वाले जाके चेक करेंगे, फिर इंस्पेक्शन वाले चेक करेंगे, मैचिंग होगी, उसके बाद पेमेंट होगी। कितना बढ़िया लग रहा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी एंटिटी का। और एक छोटा सा एग्जांपल लो, बाबू सर को कोई चीज खरीदनी है, बाबू सर कह रहे हैं यार इतना लंबा क्या है यार, क्या खरीदना, कैमरा खरीदना, बाबू सर खुद के कैमरा खरीद के ले आए। यहां इंटरनल कंट्रोल बताना, टीसी डब्ल्यू जी खुद गए कैमरा खरीद के ले आए। बताओ बेटा ये कैसा इंटरनल कंट्रोल है? एक ये भी है और एक ये भी है। अब बाबू सर अगर अपनी कंपनी में खर्चा डालना चाहते होंगे, सच बताऊं तुम्हें, 50,000 का कैमरा उसको कहेंगे 70,000 का बिल बना दे। यस और नो? तो ये तो मुझे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं लगा। मेरा सवाल, इंटरनल कंट्रोल भी क्लियर है, चलो ये भी हो गया डे 1, डे 2, डे 3। अब हमारे सामने क्या है? डे, नेक्स्ट डे आज कौन सा आ गया? डे 5 आ गया। 4, कल तो डे 4 था ना। डे 4 में मैंने ये क्या, जीएसटी रिवीजन क्लास 2। अरे वाह, रिवीजन भी होती है। दीपक सर की राइटिंग नहीं है? अच्छा, वो बगल वाले कमरे में एक मैडम करा रही है रिवीजन, उनकी राइटिंग है। अच्छा, राइटिंग तो अच्छी है ना, मेरी भी ऐसी है ना। हाँ मेरी तो अच्छी है। हाँ देख मैं लिख के, तू क्या मेरा मजाक उड़ा रहा हो? क्या लिख, इसी को दोबारा लिख के दिखाऊं? देखो इनसे अच्छा लिखूंगा। हाँ अबे लिख ले, पेन भी शर्मा रहे हैं। ओए बकवास मत कर। मेरे को आर बनाना नहीं आता। मैं ये देखो ऐसे बना सकता हूं, लेकिन जब वो लिख रहा हूं ना मैं, तो मेरे को ना, मेरे में इतने पेशेंस नहीं है कि पहले मैं इसका डब्बी बनाऊंगा। अब देखो मैं ऐसे ही बना देता हूं। मेरे में उतना पेशेंस नहीं है कि मैं बहुत आराम आराम से। हाँ आप तो टैलेंटेड हो। हाँ मेरी भी ऐसी ही है लगभग लगभग। अच्छा एक मिनट, आर को निगेट कर दो, सी देखो, एच देखो, ये तो वो वाला एच है, कर्सिव वाला। मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ आया कि कर्सिव में और दूसरी में फर्क क्या होता है। हाँ बालोगे, मैं तो दोनों जगह एक ही चीज लिखता हूं। हाँ जी मेरा डाउट, 2 में क्या दिक्कत है? मैम का टी देखो कितना गंदा लग रहा है, मेरा टी कितना सेंसेबल लग रहा है। 2B। अब ये कर्सिव वाला देखो, मैम ने बी के नीचे भी सपोर्ट बनाई है। ना सपोर्ट क्यों, गिर जाएगा, मेरा हवा में जा रहा है बी। हाँ यार एक तारीफ देखो मैम की हर चीज लाइन के ऊपर है। तारीफ मेरा देखना यहां लाइन के ऊपर, मैं शेयर मार्केट की तरह हूं। नीचे नहीं आया मैं। हाँ देखो यार, जो अच्छा है वो अच्छा है। हाँ हाँ मेरा सवाल, वो कह रहे नोट्स में भयानक क्यों लिखते हो, यहाँ तो फिर भी ठीक लिख रहे हो। बेटा देखो नोट्स ना मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ, जल्दी जल्दी। जब आराम से बंदा लिखेगा तो अच्छा ही लिखेगा, है ना। अब मैं आज आराम से लिखूंगा, ठीक है। सब बच्चे बताएंगे, रेडी करें शुरू? क्या आज भी बुक से नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कंसेप्ट चलेंगे। आज का पहला कंसेप्ट है रिस्क असेसमेंट। जब कल की क्लास में बैठे थे, कल एक कंसेप्ट आया था, आपने वो ड्रॉ भी किया था, दिखाता हूं एक मिनट कंसेप्ट। ऑडिट प्रोसेस याद है? ये देखिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आज मैं आपको ये वर्ड सिखाऊंगा, ठीक है। सब लोगों ने हेडिंग डाल दी है रिस्क असेसमेंट। मेरा डाउट बच्चे, मेरा क्वेश्चन सब लोगों से, मैं आज मुझे समझाना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए मुझे आपके साथ, इसीलिए मैं लिख के नहीं लाया। क्लियर है? व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? ध्यान से सुनना, ऑडिटर का काम है, आई रिपीट, ऑडिटर का, उसे रिस्क देखना है। कौन सा रिस्क? रिस्क ऑफ मटीरियल, बताओ जी, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, शॉर्ट में बोलेंगे ROMM। ऑडिटर को कौन सा रिस्क निकालना होता है बेटा? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ये कैसे निकलेगा? ऑडिटर को इसके लिए 3 चीजें समझनी पड़ेंगी, उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 3 चीजें, पहला मैंने लिखा एंटिटी को समझना पड़ेगा, एंटिटी के इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा,
और एंटिटी के आईसी को समझना पड़ेगा। किसी को आईसी याद है? इंटरनल कंट्रोलर। ऑडिटर इन तीनों को समझेगा और इन तीनों को समझ के कंपनी का रिस्क निकालेगा। कौन सा रिस्क मेरे भाइयों? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। एक सब बच्चे एक बात याद रखना आज की क्लास की शुरुआत में, हमारा ये जो ऑडिट है ये रिस्क बेस्ड ऑडिट है। कोई बच्चा समझाएगा? कल की क्लास का एग्जाम्पल था रिस्क बेस्ड ऑडिट। चपेड़ मारा था पहले गाड़ी में से निकल के, या पहले बंदे की औकात देखी थी? क्या था वो एग्जाम्पल? सीधा रिस्पॉन्स नहीं दिखाना, पहले रिस्क देखना है। बंदा अगर तगड़ा है, कमन फास्ट। अब मैं जा रहा, मैं कल रात को जा रहा था, मेरे पीछे एक अर्टिगा थी, वो मेरे को बार बार हॉर्न मार रहा, मेरे को गुस्सा चढ़ गया। लाइट मार रहा है, वो हाईलाइट के साइड हो जा। मैं मतलब कौन है भाई? मैंने शीशे में पीछे देखा तो लिखा वो दिल्ली सरकार। वो दिल्ली सरकार नहीं, दिल्ली पुलिस। वो जो दिल्ली के जितने भी डीसीपी रैंक के पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, इनको अर्टिगा मिलती है ना। वो मैंने देख ली गाड़ी, मैंने गाड़ी साइड कर ली। भाई तू निकल जा। आपको समझ आया? रिस्क को देख के रिस्पॉन्स दिया। और कोई और होता भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूं, मैं उसको साइड ही ना देता। तेरे बाप की सड़क है, तू मेरे को क्रॉस करके निकलेगा है बे। लेकिन आपको समझ आ गया, वो कोई पुलिस वाला था बड़ी रैंक का, अब उससे उलझने का तो कोई फायदा है नहीं रोड पे। मेरा डाउट, आप बताओ, ये होता है रिस्क बेस्ड काम करने का तरीका। ये जो अंग्रेजों ने स्टैंडर्ड बनाए, ये कहते हैं ऑडिट भी रिस्क बेस्ड होना चाहिए। मैं इनकी बात से सहमत हूं। ये कहते हैं यार अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस में गड़बड़ नहीं है तो पागल क्यों हो रही हो उसको चेक करने के चक्कर में? ऊपर से चेक करो और निपटा दो। और अगर सैलरी में गड़बड़ है तो सैलरी को पूरा कुरेद दो। बताओ ये सही अप्रोच है या गलत अप्रोच है? ये कहते हैं हर चीज को बराबर वैल्यू नहीं देनी। जिस चीज में रिस्क ज्यादा है उसको ज्यादा वैल्यू दो, और जिस चीज में रिस्क कम है उसको कम वैल्यू दो। तो आज हमने पता क्या, ये इसको बोलते हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट। रिस्क देख के ऑडिट करेंगे, जहां रिस्क ज्यादा वहां पे ऑडिट ज्यादा, जहां रिस्क कम वहां पे ऑडिट। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जिन एरियाज में रिस्क कम होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लो रिस्क है ही नहीं, वहां मैं नए आर्टिकल को भी भेज दूंगा, और जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां मैं सीनियर आर्टिकल को भेजूंगा, या वहां मैं खुद जाऊंगा। इसे बोलते हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट। मेरा हमारा ऑडिट इसी पे चलेगा। मैं पूरे ऑडिट में इस बात को दोहराऊंगा, आप इरिटेट मत होना। मैं बोलूंगा यार रिस्क ज्यादा है, रिस्क कम है, रिस्क ज्यादा है, रिस्क कम है। मैं इसी को देख के ऑडिट करूंगा। और स्टैंडर्ड भी मुझे यही बहुत बोलते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट करना। आज मेरा काम क्या है? पहले मुझे रिस्क देखना है कंपनी में, किस चीज में रिस्क ज्यादा है, किस चीज में रिस्क। रिस्क कैसे पता लगेगा? रिस्क का नाम रख दो, रिस्क ऑफ मटेरियल रिस्क का नाम है। मुझे किस चीज का रिस्क देखना है कि गलतियां हैं तो नहीं कंपनी में। कैसे पता लगेगा रिस्क? तीन चीजों से, केवल तीन चीजों से। पहला, एंटिटी को समझो, एंटिटी कौन सी है। मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, एंटिटी कौन सी है। सब बच्चे बताओ। एंटिटी में कैश का काम है सारा। ऑप्शन 2, एंटिटी में सारा काम ऑनलाइन है, पेमेंट सारी ऑनलाइन आती है। एंटिटी में सारा कैश का काम। पहले कैश की बात करते हैं। तुम कभी सीमेंट वाली दुकान पे जाओ, जो होते हैं ना, क्या नाम है अपना, जो ये घर का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें होती हैं, वो सारा माल कैश में देती हैं। आज भी सीमेंट के कट्टे खरीदने चले जाओ, बदरपुर खरीदने चले जाओ, रोड़ी खरीदने जाओ, सरिया खरीदने जाओ, दे विल नॉट एक्सेप्ट पेटीएम। वो कहेंगे भाई जी कैश दो, भाई जी कैश दो। उनका सारा काम ही किस पे बेस्ड है? मेरा डाउट, बात समझ आ गया। अब एग्जाम्पल 2, आप बताओ कोई ऐसी एंटिटी जहां ऑलमोस्ट सब कुछ ऑनलाइन है, जहां पे बैंक्स नहीं है, अमेजॉन वगैरह ले लें, इनमें मेजॉरिटी पेमेंट किसमें आती है? आप बताओगे। नेचर ऑफ एंटिटी दो हैं, एक एंटिटी जो कैश बेस्ड है और एक एंटिटी जो ऑनलाइन बेस्ड है। किसमें गड़बड़ के संभावना है? सबको समझ आता है कैश बेस्ड में। यहां पे मैंने कैसे जज किया कि किसमें रिस्क ज्यादा है? आपने बोला, आपने नेचर ऑफ एंटिटी देखा, आपने कहा सर कैश बेस्ड होगा तो रिस्क। मैंने ये बोला कि फ्रॉड ज्यादा होगा या फ्रॉड के चांस ज्यादा है। रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि फ्रॉड ज्यादा है। रिस्क का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड ज्यादा है। क्या बात क्लियर? एंटिटी को समझो। एंटिटी के बाद दूसरा वर्ड क्या आया? इन्वायरमेंट को समझो। इन्वायरमेंट मतलब वहां कल्चर कैसा है, वहां कल्चर कैसा है। दो तरह का कल्चर का एग्जांपल दूंगा आपको, जरा सुनना। पहला, टीसीडब्ल्यूजी पता है क्या होता है? अब देखो, यही मुझे गुस्सा आएगा अगर मुझे टीसीडब्ल्यूजी दोबारा बताना पड़े तो। टीसीडब्ल्यूजी सबसे सीनियर अथॉरिटी होती है ना। मैं अभी कंसेप्ट बिल्डिंग में बार बार रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब रेगुलर क्लास चल रही होगी ना,
तो वो बच्चे इरिटेट होंगे जिन्हें पता है TCWG क्या होता है। और मैं फिर समझाऊं, बेटा TCWG ना देखो ये होता है, तो वो बच्चे किलसेंगे जिन्हें पता है TCWG क्या होता है। इसलिए रिक्वेस्ट है, अगर सब लोग बराबर चाहते हो तो कंसेप्ट को सुन लो, ध्यान से पढ़ लो। अब क्या हुआ, एक एंटिटी है जहां का जो TCWG है वो बहुत सिंसियर है, वो एम्प्लॉइज को डांट के रखता है। वो कहता है कोई बंदा गलत काम करेगा उठा के बाहर फेंक दो इसको। एक एम्प्लॉई आकर चोरी करता पकड़ा गया, कहता बाहर निकालो इसको। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे TCWG देखे हैं। मैं जब बचपन में, जब आपके जैसा था, मैं ट्यूशन पढ़ाता था आपके जैसा। जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था। एक बाबूजी थे जिनके बच्चे को मैं पढ़ाने जाता था। वो मुझे कहते कि मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मेरी अपनी फैक्ट्री है, मैं 1 रुपए की भी गलत काम नहीं करूंगा गवर्नमेंट के साथ। मतलब शरीफ टाइप के लोग नहीं होते, बहुत सिंसियर टाइप के लोग। ऐसा TCWG है। वो कहता है भाई साहब कुछ भी गलत एक्सेप्ट नहीं होगा कंपनी में, जो गलत करेगा बाहर। और दूसरा TCWG है जो आधा टाइम बैंकॉक ही रहता है। मेरा यार खाओ भी हो यार, ऐश करो। दोनों का कल्चर, एंटिटी एक ही है, लेकिन दोनों का TCWG का जो एटीट्यूड है काम के प्रति वो अलग है। आप बताओ किसके यहां पे पॉसिबिलिटी है कि गड़बड़ हो सकती है? वो जो बैंकॉक वाला है, वो आधा टाइम तो बैंक, तो उसके एम्प्लॉय ने बोला सर फ्रॉड हो रहा है। कह रहा है यार थोड़ा बहुत तो कर लिया करो, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा मेरे को भी करके हिस्सा दे दिया करो, मुझे बैंकॉक जाना होता है। मेरा डाउट, कल्चर का फर्क होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। मेरी बात समझना, कल्चर का डिफरेंस होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर जो होता है वो ऑनेस्टी वाला होता है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ऑनेस्टी का कल्चर नहीं होता। जिसके यहां ऑनेस्टी का कल्चर होगा उसके यहां पे रिस्क कम होगा, और जिसके यहां ऑनेस्टी का कल्चर नहीं होगा वहां पे रिस्क ज्यादा होगा। क्या कल्चर वर्ड समझ आ रहा है? कल्चर के बाद तीसरा वर्ड आपका इंटरनल कंट्रोल। अब तीसरा वर्ड, हमें ICS को भी क्या करना है मेरे बच्चों? अंडरस्टैंड। ICS को समझना हमारी सबकी ड्यूटी है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक एंटिटी है जो कह रही है सर हमारे यहां कुछ भी परचेज करने है ना सर, पूरा सिस्टम है। पहले परचेज की रिकॉर्ड जो चार्ट बनाया था, पहले परचेज की रिक्वेस्ट आएगी सर, फिर डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करेगा सर, फिर उसके बाद कोटेशन मंगवाई जाएगी सर। मेरे बच्चों मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं? सर जो सबसे अच्छी कोटेशन देगा उसको हम ऑर्डर देंगे, फिर सामान की इंस्पेक्शन होगी सर। सिस्टम देख के कैसा लग रहा है? सिस्टम देख के अच्छा लग रहा है। देखा है, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया सिस्टम को, अभी मैंने सिर्फ सिस्टम को देखा है। और एग्जाम्पल 2, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने कहा परचेज कैसे करते हो? कहते हैं सर जिसका मन करता है सप्लायर को फोन कर देता है, अरे माल भेज दिया भाई। मैंने कहा कोई सिस्टम कोई भी फोन कर देता है सप्लायर को माल भेज दे? कहता है हाँ सर कोई भी कर देता है। सब बच्चे बताओ, कोई भी कर देता है, क्या ये गलत है? क्या इसमें नकली परचेज डल सकती है बुक्स के अंदर? आवाज नहीं आई? तो क्या मैं बोल सकता हूं, जिसके यहां इंटरनल कंट्रोल देख के अच्छा लग रहा है वहां रिस्क कम होगा, और जिसके यहां इंटरनल कंट्रोल देख के बकवास लग रहा है उसका रिस्क ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल दूंगा इंटरनल कंट्रोल का। सब बच्चे मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, बच्चे कभी रेल से भी ट्रैवल किए, ट्रेन से गए हो कभी? आप बताओ मुझे, जब हम मेट्रो से ट्रैवल करते हैं कि मेट्रो स्टेशन के अंदर जैसे हम एंटर करते हैं, प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले क्या हमें अपना कार्ड स्कैन या टिकट स्कैन करनी पड़ती है? तुमने जहां जाना है मेट्रो को उस बात से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपना एंट्री और एग्जिट पे टिकट, अपना कार्ड या अपना वो जो है पर्ची स्कैन करनी पड़ती है। यस और नो? यानी को फालतू बंदा अंदर घुस ही नहीं सकता विदाउट टिकट। कैसा लग रहा है सिस्टम देखने में? अब रेलवे का बताओ, क्या गेट पे, रेलवे स्टेशन के गेट पे कोई खड़ा होता है? क्या मैं अंदर घुस सकता हूं? वहां पर लखनऊ शताब्दी खड़ी है, चढ़ गया बिना टिकट उसमें, आवाज कह रहे कोई दिक्कत नहीं, आवाज नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। मैं लखनऊ, टीटी आया, टीटी ने मेरे को पकड़ लिया, कह रहा विदाउट टिकट हो। मैं कहा सर, मैंने कहा कितने की टिकट? कहता है 2000 की। मैंने 500 का नोट निकाला, खुश होके कहता है ऐसा पीछे बैठ जाओ जाके वहां पे। मेरा डाउट, कैसा सिस्टम है रेलवे का? ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बोलो। हाँ, किसका सिस्टम अच्छा, रेलवे का या मेट्रो का? तो किसमें गड़बड़ के चांस ज्यादा है? आप मेट्रो के लिए कभी नहीं सुनोगे कि मेट्रो के ऑडिटर ने मॉडिफाइड रिपोर्ट्स दी, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर दी। रेलवे की हर साल पढ़ लो रिपोर्ट, हर साल या तो क्वालिफाइड होगी या एडवर्स होगी या तो डिस्क्लेमर होगी। किसके यहां रिस्क ज्यादा, मेट्रो में या रेलवे में? मेट्रो। हाँ, मेट्रो में रिस्क ज्यादा है या रेलवे में? आवाज नहीं आई? आप बताओ, ये बात समझ आया? मुझे रिस्क देखना है एक एंटिटी का। रिस्क देखने के लिए मैं 3 चीजें देखूंगा। फिर से बोलो 3 चीजें, क्या क्या?
एंटिटी का नेचर देखूंगा, एंटिटी का एनवायरमेंट देखूंगा और एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल देखूंगा। इस तीनों को देख के मैं जज करूंगा कि रिस्क कम है या रिस्क ज्यादा है। आप बताओ, मैंने जज किया कि यार इस एंटिटी में तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, या मैं जज करूंगा कि इस एंटिटी में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है। दो ही चीजों में से एक आंसर होगा, या तो ऑप्शन 1 होगा या तो ऑप्शन 2 होगा। ये जो काम मैंने किया, मैंने क्या किया बड़े भाई? एंटिटी को समझा। मैंने क्या किया भाई? एनवायरमेंट को समझा। मैंने क्या किया भाई? आईसीएस को समझा। क्यों समझा? मुझे क्या करना है? रिस्क असेस करना है। यस और नो? इस प्रोसीजर को बोलो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये जो एंटिटी को समझ रहे हैं, एनवायरमेंट को समझ रहे हैं, आईसीएस को समझ रहे हैं, इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? समझने के तरीके को बोलेंगे। कैसे निकला वर्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? हम क्या कर रहे हैं? रिस्क असेस कर रहे हैं। इसके लिए जो तरीके लगा रहे हैं, एंटिटी को समझना, एनवायरमेंट को समझना, इसको नाम क्या दे देंगे? रिस्क असेसमेंट। और आसान बोल रहा हूं, रिस्क असेस करने के जो तरीके होते हैं, उन तरीकों को क्या बोला जाता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आप में से मैं कभी किसी से पूछे व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आप ऐसे बोल सकते हो, सर एंटिटी को समझना, एनवायरमेंट को समझना, आईसीएस को समझना, सर दिस इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या बात समझ आया? व्हाट इज रिस्क असेसमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर लगाए जाते हैं, उनको नाम मिल जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बोलो बेटा समझ आया? यहां मैंने आपको एक ऐसे सिखा दिया शॉर्ट में। कौन सा? 315। मैंने नहीं पढ़ाया अभी, सिर्फ आपको आइडिया दिया। तो मेरे बच्चों ने नोट कर लिया इतना। मेरा डाउट, आवाज नहीं आई? जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया। मेरा पहला काम क्या हो गया मेरे भाई? अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, एग्जाम में आया था। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पहले आप बताओगे, ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर देंगे। हाँ, नेचर ऑफ एंटिटी। एंटिटी में मैंने बोला नेचर ऑफ एंटिटी। हाँ, वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। वो भी एक एग्जाम्पल होता है। कहीं बिजनेस में रिस्क ज्यादा होगा, कहीं बिजनेस में रिस्क, क्या मैं बोल सकता हूं जो बिजनेस बड़े सिस्टम से चल रही हैं वहां रिस्क कम है, जो बिना सिस्टम्स के चल रहे हैं उनमें रिस्क ज्यादा है। एलैबोरेट करेंगे 315 में इस चीज को पूरा। अभी तो सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया टॉपिक के। हाँ बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है भाई? बोलो, सबको समझ आ गया? अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पहले ऑनलाइन वाले रिप्लाई देंगे। हर ऑनलाइन के बच्चे को लिखना होगा यस या नो। फेस टू फेस सिर्फ चुप रहेगा। ये जो रिस्क हमने कैलकुलेट किया, ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो रिस्क हमने कैलकुलेट किया, ये ऑडिटर की वजह से होता है। मतलब ऑडिटर ही कारण है इस रिस्क का। यस या नो? सब लोग चुप रहेंगे। ये जो रिस्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस टॉपिक में, ये ऑडिटर की वजह से होते हैं। यस, हाँ सर, ये रिस्क ऑडिटर की वजह से होती है। या नो सर? नहीं सर, इसका ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं होता, ऑडिटर की वजह से थोड़ी ना ये रिस्क होते हैं सर। मेरा डाउट, यस या नो? मैं वेट कर रहा हूं बाकी लोगों का रिप्लाई का। हाँ जी, बाकी लोग भी रिप्लाई देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। वैभव कह रहा है यस, प्रियांशु कह रहा है यस। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे कुछ भाई? प्राची कह रही है यस, सब लोग बोलेंगे। मैं वेट। सिमरन कह रही है यस, सिमरन कह रही है नो। ओके, सिमरन कह रही है नो, प्राची कह रही है यस, चिराग कह रहे हैं नो। ओके, वेरी गुड। नो वाले बच्चों मुझे बहुत प्यारे लगते हो तुम। हाँ वैभव, अच्छा कृष्णा कह रहे हैं नो। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं ऑनलाइन में? अच्छा, इधर भी बहुत सारे रिप्लाई आए। मैंने, सॉरी बेटा, मैं पढ़ ही नहीं पाया। भाई कितने लगा रखे हैं यहाँ पे? एक इधर भी आ रहे हैं, और इधर तो भर गया पूरा का पूरा। अरे सॉरी बेटा, सॉरी। लवन्या कह रहे हैं नो, पार्थ कह रहे नो, ऋतिक कह रहे नो, आयुष कह रहे नो, चैतन्य कह रहे नो, युवराज कह रहे नो। आई लव यू माई नो वाले बच्चों, आई लव यू माई नो वाले बच्चों। कोई बच्चा यहां पे बताएगा नो क्यों? ये रिस्क एंटिटी के नेचर की वजह से। पॉइंट 2, एंटिटी के इन्वायरमेंट की वजह से। पॉइंट 3, इंटरनल कंट्रोल की वजह से है। इसका ऑडिटर से तो कोई लेना देना नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूं पेपर में क्वेश्चन सुनाऊं क्या? यानी इस रिस्क का ऑडिटर के साथ, हाँ जी, नो रिलेशन विद ऑडिटर। ऑडिटर की वजह से थोड़ी ना होती है ये रिस्क। क्या मैं एक और नाम लिख सकता हूं? ये रिस्क किसका है? ऑडिटर का रिस्क है या एंटिटी का रिस्क है? ये एंटिटी का रिस्क है बेटा, इसका ऑडिटर से कोई लेना देना। ये पेपर में क्वेश्चन आया था 2 नंबर में, जब करेक्ट इनकरेक्ट आते थे, कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल, इसका नाम है रिस्क ऑफ मटेरियल, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ऑडिटर। तो जवाब शुड बी करेक्ट, दीज आर नॉट रिलेटेड टू। ये तो एंटिटी के रिस्क है, एंटिटी के नेचर,
एंटिटी का नेचर, एंटिटी का कल्चर, एंटिटी का एनवायरमेंट, उसकी आईसीएस, इनके ऊपर डिपेंड करेगा ना ये रिस्क। तो क्या बात क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गया सबको? जिन्होंने यस बोला था गलती समझ आ गई? यस जिन्होंने बोला, आपने क्या बोला था? यस, आप अपना रीजन दो, मैं उसको भी समझाऊंगा। प्रिया, मैंने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर एक वर्ड लिखा था, अंडरस्टैंड। इस टॉपिक में मैंने इंटरनल कंट्रोल को चेक नहीं करना प्रिया, इस टॉपिक में मैंने इंटरनल कंट्रोल को सिर्फ समझना है। जैसे तुम्हारे यहां परचेज कैसी होती है? उन्होंने कहा जी हमारे यहां कोई भी परचेज कर लेता है। क्या मैंने जाके चेक किया? मैंने अभी इस टॉपिक में मैंने आईसीएस को सिर्फ समझना है, देखना है, लेकिन उसको टेस्ट नहीं करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समझना एंड। कंपनी के बाहर कैमरा लगे हैं, मैंने देख लिया, यानी मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, ये अंडरस्टैंडिंग होती है। और अगर मैं जाके उनकी रिकॉर्डिंग देखूंगी, रिकॉर्ड कर भी रही है या नहीं कर रही है, टेस्टिंग होगी। मैं इस टॉपिक में आपको टेस्टिंग करने को नहीं कह रहा, इस टॉपिक में सिर्फ देखना है कि इंटरनल कंट्रोल है कंपनी के। देख के क्या लग रहे हैं? देख के दो चीजें होंगी, या तो अच्छे लगेंगे। अब परचेज का इंटरनल कंट्रोल याद होगा आपको। अभी एक एंटिटी है जो कह रही सर इतने सारे अप्रूवल्स आते हैं तो परचेज होता है, और एक कह रही है सर जिसको मर्जी फोन करो जब मर्जी माल आ जाता है। देख के क्या लग रहा है? एक का आईसीएस अच्छा है, एक का आईसीएस बेकार है। क्या बात क्लियर? अभी आईसीएस को बच्चे हमने सिर्फ यहां पे क्या करना है? केवल अंडरस्टैंड। तो वो आप जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। अगर टेस्टिंग होती ना इस टॉपिक में तो शायद आपकी बात सही हो जाती। क्या बात क्लियर है? चलिए, और नो ऑनलाइन वाले बच्चे, किसी बच्चे को यस का लॉजिक और सुनना है कि सर यस क्यों नहीं है? इनका ऑडिटर के, अच्छा एक बात बताओ, ऑडिट अश्मीत करे या ऑडिट प्रिया करे या ऑडिट जतिन करे, आंसर दो। अगर रिलायंस में रिस्क है तो होगा, चाहे अश्मीत है, चाहे प्रिया है, चाहे जतिन है। यस और नो? आपने बोला था सर रेलवे में रिस्क ज्यादा होगा, चाहे रेलवे का ऑडिट अश्मीत करे, चाहे प्रिया करे, चाहे जतिन करे। यानी अश्मीत प्रिया जतिन से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, रेलवे का रिस्क तो ज्यादा होगा ही होगा। बच्चों समझ आ रहे हैं? आवाज नहीं है गर्ल्स? समझ आ रहा है बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, अपन को क्लियर। वेरी गुड ऑनलाइन वाले बच्चों, बहुत अच्छा। सबने ऑलमोस्ट बच्चों ने नो लिखा था। 2-4 बच्चे थे शुरू में जिन्होंने यस बोला, बाकियों ने तो नो बोला। वेरी गुड। हाँ जी, तो हमें रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट समझ आ गया? आवाज नहीं आई? आप याद रखना, ऑडिट कौन सा ऑडिट है? रिस्क बेस्ड ऑडिट। हमने पहले रिस्क देखना है। अब मुझे पता लग गया एक एंटिटी के यहां मैं रेलवे का ऑडिट करने गया, स्टार्टिंग में मैंने देख लिया रेलवे में रिस्क ज्यादा है, तो क्या मुझे रेलवे में अपना रिस्क के बाद अगला वर्ड क्या आएगा? कोई बताएगा? यस, अगला वर्ड क्या आएगा? अबे ये तो यार कहां से आ गए, इसमें लिख लिया हमने भी। आपने नोट कर लिया था ये? आवाज नहीं आई? आपने नोट कर लिया था? कोई बात नहीं, हम यहां से पेज चेंज कर देते हैं। मेरा डाउट सब बच्चे बताएंगे। ओके, अब बताइए मेरे सामने अगला वर्ड क्या आया? ओके, मैंने अगली हेडिंग डाली, सब लोग मेरे साथ हेडिंग डालो। अबे आ जाए यार। हाँ, रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सर अगर उस तरीके से भी देखें तो रिस्क तो एंटिटी को ही रह गया ना, भले ही ऑडिटर देखे या ना पाए। हाँ जी सिमरन, ऐसे भी बोल सकते हो, एंटिटी का रिस्क है। हाँ, लेकिन आगे की जो लाइन है भले, अबे भले वाली लाइन को सिमरन मैं कुछ आपकी बात को अभी जस्टिफाई करूंगा, थोड़ा सा वेट करो। हाँ जी, चलो जी, कैन वी प्रोसीड? अरे अब क्या वर्ड आया? रिस्पॉन्स। किसको? रिस्पॉन्स टू असेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। क्या रिस्क का अनुमान अभी पिछले टॉपिक में लगा लिया कि रेलवे में रिस्क ज्यादा होगा, मेट्रो में रिस्क, इसे बोलते हैं रिस्क आपने असेस कर लिया पिछले टॉपिक में। अब रिस्क असेस हो गया, अब हम अपना क्या दिखाएंगे? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कौन दिखाएगा? ऑडिटर। अब मेरा डाउट सुनना, मैंने क्या वर्ड बोला? रिस्पॉन्स दिखाएंगे। इसके लिए मैं 3 वर्ड सिखाऊंगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्स। मैंने कुछ बोला, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्स। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? मेरा डाउट, सब बच्चों ने हेडिंग डाला नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्स। यहां पे ब्रेक मार देना सब बच्चे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे।
हमने ऊपर एक नाम बोला था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसमें क्या समझाता है एंटिटी को, क्लियर है? अब हम क्या वर्ड सीखेंगे, रिस्पॉन्स की कौन से प्रोसीजर होते हैं सर? अब मैं किसके प्रोसीजर सिखा रहा हूं, रिस्क असेस करने के या रिस्पॉन्स दिखाने के? रिस्पॉन्स दिखाने के। क्या बोला मैंने, किसके प्रोसीजर? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्स के कौन से प्रोसीजर होते हैं, ध्यान से सुनना। रिस्पॉन्स के लिए पहले प्रोसीजर का नाम है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। डरना मत बिल्कुल भी, पहला प्रोसीजर का नाम मैंने क्या बोला, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दूसरे प्रोसीजर का नाम लिखो सब्सटेंटिव प्रोसीजर। दूसरे प्रोसीजर का नाम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। पहले प्रोसीजर का नाम क्या लिखा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दूसरे का नाम क्या लिखा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में मैंने फिर लिखा टेस्ट ऑफ डिटेल। अभी घबराना मत, सारे वर्ड समझाऊंगा, अभी सिर्फ लिख रहा हूं। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ये सब रिस्पॉन्स के प्रोसीजर हैं। ये सब किसके प्रोसीजर हैं बच्चे? मैं ये तीनों वर्ड समझाऊंगा, जितने बोर्ड मैंने बोर्ड पे लिखे सारे समझाऊंगा, ठीक है? अब सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल, एनालिटिकल, ANAYL, यही है ना स्पेलिंग? बेटा राइटिंग है यार, क्या करूं, खराब कर रहा हूं कोशिश। मेरा डाउट लिख लिया, शुरू करें। सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। पहला प्रोसीजर का नाम पढ़िए, क्या है? टेस्ट ऑफ, नाम पे जाओ, नाम से ही समझ आ जाएगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट करो। अब सब बच्चे उस पेज पे वापस आओ, जब ये मैं करा रहा था, है ना? वो कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये देखो, क्या मैंने यहां पे बोला था इंटरनल कंट्रोल को सिर्फ समझना है? आवाज नहीं आई? रिस्क असेसमेंट में इंटरनल कंट्रोल को सिर्फ समझना है, उसको टेस्ट करना है। तो कहां करना है बेटा? रिस्पॉन्स में। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब किसको टेस्ट करना? सीधी भाषा में लिख लो, टेस्टिंग ICS। यहां पे हम किसको टेस्ट करते हैं बेटा? ICS को। जब हम ICS को टेस्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। दोबारा बोला, जब हम किसको टेस्ट करते हैं? ICS को, तो उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आ जाओ, करें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। मेट्रो वालों ने बोला सर हमारे यहां टिकट में हेराफेरी हो ही नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? कहते हैं हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा है। मैंने कहा क्या अच्छा है? कह रहे सर जो भी एंट्री एग्जिट लेगा उसको टोकन या कार्ड लगाना होता है। मैंने कहा ठीक है, मैं भी टेस्ट करता हूं जरा। मैं वहां जाके खड़ा हो गया, कुछ नहीं करा, सिर्फ ऑब्जर्व करो। लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग कार्ड लगा रहे हैं या टिकट लगा रहे हैं, तभी गेट खुल रहा है, तभी अंदर घुस रहे हैं। मैंने वहां खड़े होकर ऑब्जर्व किया, 5-7 मिनट खड़ा रहा, एंट्री गेट पे भी खड़ा रहा, 5 मिनट एग्जिट गेट पे भी जाके खड़ा हुआ। मैंने देखा कोई भी बंदा कूद के नहीं निकल रहा, चिपक चिपक के भी नहीं निकल रहा। वहां पे CRP के गार्ड्स खड़े हैं, कैमरा भी लगा है। बिना टिकट के कोई बंदा ना तो एंट्री ले रहा है ना तो एग्जिट ले रहा है। लोग छोटे बच्चों की भी टिकट ले रही हैं, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने कहा यार मेट्रो वालों ने जो सिस्टम बनाया है वो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहा या इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है? आवाज नहीं आई? इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। मैंने कैसे दर्ज किया कि इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है? वहां खड़े होकर मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने क्या किया? ऑब्जर्व किया, यानी मैंने ICS को ऑब्जर्व किया, या मैं बोल सकता हूं मैंने ICS को टेस्ट किया। टेस्ट करके ही तो पता लगेगा कि वो सिस्टम सही भी है या नहीं। एक एग्जांपल बताओ, समझ आया? एक और एग्जांपल, तुमने बोला था कि रेलवे में भी एक ICS होता है कि बिना टिकट के घुस जाओ तो गार्ड वो आ जाता है, TT आ जाता है। मैंने कहा चलो इसको भी टेस्ट करते हैं। मैं रेलवे में घुस गया, मैंने 2 आर्टिकल ले गया अपने साथ, दोनों को बोला बिना टिकट के बैठो। TT आएगा, टिकट नहीं होगी चालान काटेगा। दोनों आर्टिकल को 200 का नोट दिया, मैंने कहा TT को खिलाने की कोशिश करना। मेरे 2 आर्टिकल, TT आया, पकड़ा, बोला टिकट नहीं है, दिल्ली से बिहार जा रहे थे। मेरा डाउट, तो वो कहता नहीं है, तो उन्होंने कहा सर गलती होगी, 200 दोनों ने निकाले। TT कहता 100 चलो और दे दो, 300 दे दो। मैंने कहा यार ICS तो रेलवे ने भी बनाया है, TT उनका क्या है? ICS है ना, बनाया तो रेलवे ने भी है, बट क्या ये इफेक्टिव ICS है? आवाज नहीं आई? ये ICS इफेक्टिव है
कैसे पता लगा आईसीएस इफेक्टिव नहीं है? मैंने वहां खड़े होके टेस्ट किया। ऑडिटर आईसीएस, देख अब मैं जो 2 वर्ड बोलूंगा उसका जवाब देना। आईसीएस को समझना और आईसीएस को टेस्ट करना 2 अलग अलग कमरे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। समझना अलग बात होती है, टेस्ट करना अलग बात होती है। अब जो मैं लाइन बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। हर ऑडिटर की जिम्मेवारी है आईसीएस को समझना, लेकिन टेस्ट करना हर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दोबारा बोला मैंने, क्या बोला? मेरे साथ बोलो। हर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना, लेकिन इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करना हर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं इसका लॉजिक दूंगा, अभी मैं लॉजिक दूंगा। अंडरस्टैंड सबको क्यों करना है, मुझे रीजन बताओ। जब तक हम आईसीएस को नहीं समझेंगे हम रिस्क असेस ही नहीं कर पाएंगे किस एंटिटी में रिस्क कम है या ज्यादा। हम नेचर ऑफ एंटिटी को समझते हैं, हम उसके एनवायरमेंट को समझते हैं और उसके आईसीएस को समझते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग करना ऑप्शन या मैंडेटरी? अंडरस्टैंडिंग करना मैंडेटरी। अब टेस्टिंग पे आती है। अब हम किस पे जाते हैं? टेस्टिंग पे। अब मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, आप बताना। मुझे पता है, मैंने आईसीएस रेलवे का भी मैं एग्जांपल चेंज नहीं कर रहा अभी। मैं आप कहोगे मैं तो एग्जांपल बदल दूंगा, पहले एग्जांपल रेलवे का चल रहा है, इसी को कंटिन्यू करता हूं। मैंने अंडरस्टैंड किया था कि मेट्रो का आईसीएस अच्छा है। मैंने जब वहां जाके देखा था, अभी मैंने चेक नहीं किया मेट्रो का आईसीएस मुझे क्या लग रहा है, बट रेलवे का मुझे बेकार लग रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आईसीएस अच्छा लग रहा है तो उसको टेस्ट करना चाहिए, या आईसीएस बेकार लग रहा है तो उसको टेस्ट करना चाहिए? मेरा डाउट, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैंने 2 चीजें अंडरस्टैंड करी। मैं रेलवे में गया, रेलवे में मैंने जाके पता किया, मुझे आइडिया है कि रेलवे में कोई एंट्री एग्जिट पे खड़ा ही नहीं होता। मैंने वहां पे देखा, मैंने कहा यहां तो कोई आईसीएस है ही नहीं, बेकार आईसीएस है। जब आईसीएस बेकार है, आराम से सुनना मेरी बात, जब आईसीएस बेकार है, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। देख के लग रहा है आईसीएस बेकार है तो उसको टेस्ट करके अपना टाइम वेस्ट करूं, जब देख के लग रहा है कि बेकार है तो उसे इग्नोर करके कुछ और करूं। सोचो, क्या मुझे आईसीएस पे रिपोर्ट देनी होती है? पिछली क्लास याद करके बताओ। मुझे आईसीएस पे रिपोर्ट देनी है, यस या नो? मुझे आईसीएस पे रिपोर्ट लॉ कहेगा तो देनी है, उस बात पे बाद में आएंगे। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बताओ, मुझे आईसीएस पे रिपोर्ट, जल्दी बोलो, आईसीएस पे रिपोर्ट नहीं देनी। यार जब मुझे आईसीएस पे रिपोर्ट नहीं देनी, मेरे को पता है कि इस एंटिटी में कैमरास नहीं है। अब मैं एग्जांपल मेट्रो की जगह कैमरे पे जा रहा हूं, मुझे पता है एंटिटी में कोई कैमरा नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा नहीं होता, तो पक्की बात है चोरी होगी। जब मुझे पता है नहीं है तो मैं आईसीएस को टेस्ट क्या करूं? जब मुझे पता आईसीएस बेकार है तो उसको, एक और एंटिटी है वो कह रही सर हमारे यहां से चौक चोरी नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? बोली सर 15 कैमरे हैं, 10 गार्ड खड़े हैं। मैंने कहा अच्छा 15 कैमरे हैं, 10 गार्ड है। अब आप बताओ एंटिटी को देख के क्या लग रहा है आईसीएस क्या है? जो कह रहे हैं आईसीएस अच्छा है, जिनका आपको लग रहा है आईसीएस अच्छा है, उनका टेस्ट करना चाहिए ये देखने के लिए कि वाकई अच्छा है या नहीं है, या जिनका बेकार है ये चेक करूं कि वाकई बेकार है या नहीं है। हमारे स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं? लॉजिकल बात है। स्टैंडर्ड्स कहते हैं जिनका आईसीएस बेकार है उनका आईसीएस चेक ही मत करो। तो सर फिर क्या करेंगे? जिनका आईसीएस बेकार है सर उनको छोड़ दे। बच्चे ने इसने बहुत जेन्युइन बात बोली, सर आईसीएस बेकार है तो चेक तो करना चाहिए ना, तभी पता लगेगा बेकार है या नहीं है। बट मुझे आईसीएस पे रिपोर्ट नहीं देनी। जब आईसीएस पे रिपोर्ट देनी ही नहीं है तो फिर मैं आईसीएस को टेस्ट करके अपना टाइम क्यों खराब करूं? कि मेरी बात रटनी नहीं है, मैं कुछ बोल रहा हूं। आईसीएस देख के क्या लग रहा है? देख के बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो उसको क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आईसीएस देख के क्या लग रहा है? बेकार, तो आईसीएस टेस्ट नहीं करना, सीधा ये प्रोसीजर लगाने हैं। कितना गंदा प्रोसीजर, नाम पढ़ना है इसका क्या है? सबस्टेंटिव प्रोसीजर। कुछ भी नहीं है। सबस्टेंटिव प्रोसीजर का मतलब अकाउंटिंग चेक करना है। इतना आसान। व्हाट इज सबस्टेंटिव प्रोसीजर? अकाउंटिंग चेक करना। फिर से बोलो, सबस्टेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग चेक करना, पीएनएल चेक करना, बैलेंस शीट चेक करना, जर्नल एंट्री चेक करना, लेजर चेक करना, ट्रायल बैलेंस चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, ये सब कुछ चेक करना। कौन से प्रोसीजर? सबस्टेंटिव प्रोसीजर। अकाउंटिंग को चेक करना। एक बात बता दो, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती तो नहीं है? नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है या नहीं है
इसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? अकाउंट्स में गलती है या नहीं है, इसके लिए मुझे अकाउंट्स को चेक करना पड़ेगा। अकाउंटिंग को चेक करने को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सब बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। अब मैं आपको, अभी जो बच्चे आईसीएस से थोड़े से कंफ्यूजन है, इतने से भी उनकी मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा। मुझे ओपिनियन किस पे देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। मेरी बात का जवाब देना, मुझे ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना है। अब मैं जो लाइन बोलूंगा ध्यान से बताना, सब बच्चे ध्यान से सुनना। अकाउंट्स को चेक करने को क्या बोलते हैं? जब आप बीआरएस बना रहे हो, जब आप अपना जर्नल एंट्री चेक कर रहे हो, लेजर पोस्टिंग चेक कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। समझ आ रहा है? उसको क्या बोलेंगे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक एंटिटी है जिसका आईसीएस बेकार है, रेलवे का आईसीएस बेकार है। मैंने क्या बोला था? जिसका आईसीएस बेकार हो, किसको मत टेस्ट करना? यानी क्या मत लगाना? टेस्टिंग ऑफ मत लगाना। आईसीएस बेकार है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल मत लगाना। इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड्स कितनी अच्छी सोच रखते हैं, जरा सुनो। कहते हैं आईसीएस बेकार है ना, तो उसको टेस्ट करके टाइम क्यों खराब कर रहे हो? सीधा सिर्फ क्या करो? सब्सटेंसिव प्रोसीजर। क्या मैं बोल सकता हूं जब आईसीएस बेकार होगा तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं लगाऊंगा, और जब अपना टाइम बचाऊंगा, क्या मैं सब्सटेंसिव प्रोसीजर थोड़े ज्यादा कर दूंगा? मैं अकाउंटिंग कम चेक करूंगा या ज्यादा चेक कर लूंगा? क्योंकि मैंने अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल का टाइम बचा लिया। हमारे दोबारा अगर आईसीएस, अगर किसी एंटिटी का आईसीएस बेकार है तो उसको टेस्ट नहीं करना, उसकी जगह क्या करना है? कॉमन फास्ट अपनी क्या बढ़ा दो? सब्सटेंसिव टेस्टिंग बढ़ा दो, सब्सटेंसिव प्रोसीजर बढ़ा दो। अब मेरी बात सुनो, मैंने वर्ड बोला व्हाट इज सब्सटेंसिव प्रोसीजर, एक बार फिर से बोलो। अब जो मैं लाइन बोलूंगा उसका जवाब देंगे बच्चे, ध्यान से सुन के। ये रहा। हाँ बच्चे, मैंने एक बात बोली, अच्छा ये देखो सब्सटेंसिव प्रोसीजर, ये दोनों मैंने समझा दिया। अब मैं जो लाइन बोलूंगा उसका मतलब समझाना बच्चों। अच्छा, सब्सटेंसिव प्रोसीजर भी दो तरह के होते हैं, जरा 2 मिनट ये भी समझ ले। सब्सटेंसिव प्रोसीजर भी 2 तरह के होते हैं। पहले का नाम क्या है और दूसरे का नाम? ये हो गया हार्ड वर्किंग बच्चा जो हार्ड वर्क करता है, और ये हो गया स्मार्ट बच्चा जो स्मार्ट वर्क करता है। दोबारा, एक हार्ड वर्क वाला बच्चा और एक स्मार्ट वर्क वाला बच्चा। टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब हार्ड वर्क। इसमें हम क्या करते हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल बोलती है साउथ दिल्ली वाली लड़कियां, अपने शालीमार बगवली तो क्या बोलती हैं? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ये देसी वर्ड्स है, मैं भी यही बोलता हूं। हाँ, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। और साउथ दिल्ली में क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ये होता है हार्ड वर्क। ये आर्टिकलशिप का पहला साल होता है। इसमें जब आप आर्टिकलशिप में शुरू में जाओगे, आपसे यही करवाई जाएगी ऑफिस में बिठा के। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन क्या होता है? अकाउंट्स दे दिए जाएंगे आपको उठा के, सारे अकाउंट्स दे दिए जाएंगे और सारे बिल दे दिए जाएंगे, और बोला जाएगा चेकिंग कर। अब आप क्या करोगे? बिजली का बिल उठाओगे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी के नाम है, 1 लाख का बिल आया मार्च के महीने में। आप बिल पढ़ोगे, एंट्री देखोगे, अरे मार्च की एंट्री दिखाइयो, हाँ 1 लाख की है, चल ठीक है। हाँ, अगला बिल दिखाइयो, अक्टूबर का दिखाइयो, 70,000, हाँ 70,000 की एंट्री, हाँ ठीक है। अगला बिल दिखाइयो। एक एक बिल को चेक करना, एंट्री से मिलाना, बिल को टिक लगाना और एंट्री पे टिक लगाना। हाँ, ये होती है वाउचिंग। ये क्या होती है? वाउचिंग। एक एक बिल को किससे मैच करके देखना? आप सवाल का जवाब देंगे मेरे को। आज आपके पापा ने आपको बोला बेटा जा एक मेरे लिए एक वो ले आ, जा घर का राशन तू खरीद के ला। आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए, घर का राशन खरीद के लाए 2,000 रुपए का। पापा वाउचिंग करना चाहते हैं, क्या कैसे करेंगे वाउचिंग आप बताओ? बिल दिखाएंगे, बिल पढ़ेंगे, बिल पे लिखा है 5 पैकेट मैड एंगल्स के। पापा पहले आपकी तरफ देखेंगे, फिर कहेंगे निकाल कट्टे में से। कट्टे में लाए हो आप राशन, 5 पैकेट साइड कर चल। एक किसान जैम की बोतल लाए हो, निकालियो बेटा, आपने निकाली। अच्छा, और क्या लाए हो? ओरियो के 10 पैकेट अलग कर। ये वाउचिंग है। दिस इज कॉल्ड, एक एक चीज को मिलाना आपस में, दिस इज कॉल्ड। क्या ये होती है हमारे घरों में भी? आवाज नहीं आई? जब राशन आता है तो वाउचिंग होती है, यस और नो? अच्छा, कभी डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए हो तो जब वो लोग बिल काटते हैं तो वो लोग भी वाउचिंग करते हैं। वो लोग कहते हैं अपने लड़के को, अच्छा 10 पैकेट ओरियो को डाल दिए, अच्छा 5 साबुन डाल दिए, 2 कोलगेट डाल दी, दिस इज कॉल्ड वाउचिंग। आई होप ये वर्ड समझ आता है सबको। अब वाउचिंग के बाद दूसरा वर्ड क्या है बेटा? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब सिंपल चेकिंग।
कंपनी में छह एसी हैं, जाके देख के आओ 6 एसी हैं या नहीं है। कुर्सियां 100 हैं तो गिन के आओ 100 कुर्सी है या नहीं है। जाके चेकिंग करके आओ कि एसेट्स हैं या नहीं है। ये क्या होती है बेटा? वेरिफिकेशन। मतलब ये ऑडिट में सबसे बोरिंग और हार्डवर्क काम होता है, एक एक चीज को जाके चेक करके आओ। दिस इज कॉल्ड वाउचिंग और वेरिफिकेशन, मतलब अकाउंट्स की चेकिंग करना, लेकिन हार्ड तरीके से, लेकिन हार्डवर्क तरीके से। और एक दूसरा तरीका कौन सा है दोस्तों बताओ? सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये हार्डवर्क नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है। ये क्या होता है बेटा? सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जहां पे ऑडिटर हार्डवर्क की जगह लॉजिक सोचता है, लॉजिकल चेकिंग करते हैं। ऑडिटर को एक होटल का ऑडिट मिल गया, होटल ने कहा सर ये पड़े हमारे बिल। ऑडिटर कह रहे कितने बिल हैं? कहता सर 2000 बिल है। और ये रही सर होटल का कैश बुक, 2000 लोगों के बिल हमारे पास हैं, आप आइए वाउचिंग वेरिफिकेशन कर लीजिए, एक एक बिल उठाइए और बुक से। ऑडिटर ने आर्टिकल की तरफ देखा, आर्टिकल ने रोने वाली शक्ल बना ली, मैं नहीं करूंगा वाउचिंग, है ना। सबसे बोरिंग काम है, एक एक बिल को देखना, एक एक एंट्री को देखना, आर्टिकल की गंदी शक्ल बन गई, मैं नहीं करूंगा वाउचिंग वेरिफिकेशन। ऑडिटर ने कहा कोई नहीं बेटा, तेरे को दूसरा तरीका सिखाते हैं, स्मार्ट वर्क। कितने कमरे हैं? कह रहा सर हमारे पास 20 कमरे हैं। रेंट कितना है? एक कमरे का रेंट कितना है एक रात का? सर 5000। तो अगर आपके 20 कमरे लग गए सारे के सारे, तो मेरा डाउट एक दिन की कलेक्शन कितनी है? 1 लाख। समझ आ रही कैलकुलेशन जो आप लोग भी करते हैं? बाबा सर के पास कितने बच्चे हैं, कितनी फीस है ना, है ना, करते हैं ना आप लोग भी ये काम। मेरा डाउट, अब आपने कहा 1 लाख तो एक रात का हो गया, होटल की एक दिन की कमाई होगी। हाँ, अब आपने उससे पूछा होटल का पीक सीजन क्या है? मान लो ये होटल पहाड़ों में है, मान लो ये होटल पहाड़ों में है, तो मेरा डाउट, सब बच्चे बताओ, 2 महीने गर्मियों के, 2 महीने सर्दियों के, है ना, ये पीक होते हैं, और बाकी 8 महीने एवरेज रहते हैं। तो आपने खुद से कैलकुलेशन करा, आपने कहा 4 महीने का तो मैं पीक सीजन ले लेता हूं, 4 महीने इंटू 1 लाख इंटू 30 डेज, 1 महीने का आ गया 30 लाख और 4 महीने का आ गया 1.2 करोड़। हाँ मेरा, और बाकी 8 महीने का मैं एक एवरेज ले लेता हूं। 20 में से कितने कमरे मान लेता हूं? 10 कमरे चढ़े होंगे। बेटा बताओ कि 10 कमरे चढ़े हैं तो 50,000 इंटू 30, बताओ जी कितना आया? आधा करते हैं इसका, तो नहीं कितना हो गया? 1.5 लाख इंटू 8, इतना ही बन रहे हैं 1.2 CR। ये 2.4 की कैलकुलेशन ऑडिटर ने खुद कर ली फटाफट। कहता जरा अपना कैश बुक दिखाना, कितना कैश आया? वो कह रहे जी 2.3 CR आया है। कह रहा है लगभग ठीक है, चलो डन। होटल वाले शक्ल देख रहे हैं, ऑडिटर ने एक भी बिल नहीं देखा, एक भी एंट्री नहीं मिला। ऑडिटर कह रहा है अरे डन यार, ठीक है, हो गया, चलो। ये क्या है? दिस इज सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। यहां पे हम एक एक बिल नहीं देखेंगे, हम सिर्फ लॉजिक सोचेंगे कि इतने कमरे हैं, एक कमरे का रेट इतना है, तो इतनी कलेक्शन। ऑडिट, कल हम पिक्चर देखने गए थे, सिनेमा हॉल का जो ऑडिटर है वो टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं लगाएगा। एक एक कस्टमर की टिकट कौन देखेगा भाई बैठ के? सिनेमा हॉल का ऑडिटर कभी भी वाउचिंग वेरिफिकेशन को प्रेफर नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो बोलेगा ये मूवी लगी है, कल कौन सी मूवी देख के आए हम लोग? सितारे जमीन पे। मान लो वो 8 दिन लगती है, वो 8 दिन लगती है, वो पूछेगा कि ऑक्यूपेंसी रेट क्या था? ऑलमोस्ट 8 दिन फुल था हॉल, तो वो हिसाब लगा लेगा हॉल में 200 कुर्सी है, एक कुर्सी की टिकट इतने की है, टक 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 टक, 8 दिन लगी है ये मूवी, तो इतनी कलेक्शन इस मूवी से आनी चाहिए। इतनी आई है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो कोई बात नहीं, एक एक बिल को चेक नहीं करना। इसे क्या मैं बोल सकता हूं? मोटा मोटा चेकिंग। इसे हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में ब्रॉड चेकिंग, हिंदी में मोटी मोटी चेकिंग। इसे बोलते हैं सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। बच्चों आप बताओ ऑडिट में कौन से प्रोसीजर ज्यादा पॉपुलर हैं? टेस्ट ऑफ डिटेल या सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर? हार्डवर्क तो चाहिए ना बेटा, हर जगह स्मार्ट वर्क तो नहीं चलेगा ना। हाँ, कुछ चीजों में हार्डवर्क भी करना है, कुछ जगहों पे स्मार्ट वर्क भी करना है। ये हम ऑडिट में सीखेंगे, कहां पे हार्डवर्क, कहां पे स्मार्ट वर्क। लेकिन मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे कि ज्यादा प्रेफर किसको करना चाहिए, तो आई विल प्रेफर हार्डवर्क। आई विल प्रेफर, क्योंकि एक एक चीज को जब बंदा चेक करता है तो ध्यान से चेक करता है, कोई गलती होती जल्दी पकड़ी जाती है। मोटा मोटा चेक करेगा तो गलती पकड़नी थोड़ी आसान नहीं होती। मैंने 2 वर्ड समझाने की कोशिश करी, कौन कौन से मेरे बच्चों? टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल मतलब वाउचिंग एंड
और सब्सटेंसिव एनालिटिकल का प्रोसीजर कौन सी चेकिंग बेटा? लॉजिकल चेकिंग। मैं थ्योरी लिखवा दूंगा अभी इसकी। अब मैं जो पूछूंगा जवाब देना। मैं 4 वर्ड्स पूछ रहा हूं, अपने आप से पूछो, जोन सा वर्ड कहोगे मैं रिपीट कर दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। पहला वर्ड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। किसको टेस्ट करना है? या आईसीएस को समझना है या टेस्ट करना है? सब्सटेंसिव प्रोसीजर में क्या चेक करती है? अकाउंटिंग चेक करते हैं। सब्सटेंसिव प्रोसीजर में 2 ऑप्शन है, टेस्ट ऑफ डिटेल और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? अगर आप एक एक चीज की वाउचिंग और वेरिफिकेशन कर रहे हो, एक एक बिल चेक कर रहे हो तो वो, और अगर आप कॉमन फास्ट, अगर आप लॉजिकली सोच रहे हो तो मैं एक पनवाड़ी के ऑडिट पे चला गया। पनवाड़ी ने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवा रखी थी, कहता भाई साहब ऑडिट कर दो। पनवाड़ी ने प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवा रखी थी, कहता भाई साहब, उसकी जो दुकान थी वो 2x4 3x4 की दुकान थी। 3 फुट, मतलब ये 4 फुट, ये 3 फुट से जा रहा है, ये 3 फुट से ज्यादा है। 3 इतनी होगी, 3 फुट, 3x4 भाई, इतनी जितनी जगह पे मैं बैठा हूं, इतनी जगह। मैंने कहा टर्नओवर, कहता 2.5 करोड़। मैं उसकी शक्ल देख रहा हूं। मैंने दुकान का साइज देखा, 3x2 की दुकान। मैंने कहा पान कितने का? कहता है 20 रुपए का। मैं कहा 2.5 करोड़। क्या मैंने वाउचिंग वेरिफिकेशन करी या मैं लॉजिकली सोच रहा हूं? यानी मैंने कोई किताब नहीं मांगी उससे, नहीं मांगी। मैं कहता भाई साहब जीएसटी के पक्के बिल हैं। मैं कहा पान के बिल हैं? कह रहा है अजी जीएसटी एप्लीकेबल है, 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो। भाई सही बोल रहा है अपनी तरफ से तो। कहता पक्का है। मैं कहा भाई, कह रहा आप पूछो, आप वो क्या पूछना, B2C सेल है मेरी सारी। मैं कहा भाई मैं तरफ से सारा कुछ पूछूंगा, अभी रुक जा तू। अभी तू मुझे ये बता, तेरे 2.5 करोड़ की सेल आई कहां से? उसने कहा बाबूजी आप मेरी दुकान पे मत जाओ, काम बहुत बड़ा है मेरा। मैं दुकान के साइज से सेल मैच करके देख रहा हूं। 4x2 की दुकान, 2.5 करोड़ की सेल पॉसिबल लग नहीं रही, पॉसिबल लग नहीं रही। एग्री? अब वैभव सर के हॉल देख रहे हो तुम लोग, एक हॉल ये देख लिया, एक हॉल वो देख लिया, ये जगह देख ली। वैभव सर बोले मैं एक बच्चे से 10,000 रुपये लेता हूं, मेरा 1 साल की कलेक्शन 10,000 करोड़ की है। हॉल का साइज देखो, एक बच्चे से 10,000 रुपये लेते हैं और कितना पैसा कमाया 1 साल में? 10,000 करोड़। क्या हॉल का साइज है इतना कि इतना बच्चा बैठ जाएगा और 10,000 करोड़ वो कमा लेंगे? मेरा डाउट, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। मैं कर क्या रहा हूं? मैं तो वैभव सर की बिल्स देख ही नहीं रहा पनवाड़ी की तरह। मैं तो सिर्फ लॉजिकली सोच रहा हूं कि यार इतनी बड़ी तो जगह ही नहीं है जितनी बड़ी ये सेल कह रहे हैं। अपनी कॉस्टिंग पड़ी है, पढ़ रहे हो। अगर मैं बोलूं मशीनरी की कैपेसिटी 2 लाख यूनिट बनाने की है, 1 यूनिट 2 रुपए का बिकता, 10 रुपए का बिकता, 2 लाख यूनिट यानी 20 लाख रुपए की सेल। ये कह रहे हैं हमारी 50 लाख की सेल है। मैंने कहा आपकी मशीन 20 लाख से ज्यादा माल बना नहीं सकती, और आप कह रहे हो आपने 50 का बेचा। ये तो पॉसिबल ही नहीं। कह रहे हैं हम आपको बिल दिखाएंगे सारे। मैंने कहा मैं बिल देखूंगा, पहले आप मुझे लॉजिक दो। 20 लाख की कैपेसिटी है, 50 का माल बन कैसे गया? दिस इज विच चेकिंग? इस चेकिंग को बोलते हैं सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। बिल नहीं देखा मैंने, एक भी बिल नहीं देखा। बच्चे मैं एक सजेशन दूंगा आपको, बिल नकली बन सकते हैं, लॉजिक गलत नहीं होते। मैं कुछ बोल रहा हूं, सुनाई दिया? बिल नकली क्या? अपनी प्रोडक्शन ज्यादा, अपनी सेल दिखाने के लिए नकली बिल बनाए जा सकते हैं सेल के? आवाज नहीं आई? नकली परचेज दिखाई जा सकती है, लेकिन मशीन की कैपेसिटी तो बढ़ाई नहीं जा सकती। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कितने की कैपेसिटी है मशीन की? कहता 2 लाख यूनिट बनते हैं एक दिन में, 1 साल में। मैं कहा 2 लाख इंटू 10, 20 लाख। मैंने कहा कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा है? समझ आ रही है बात? पिछले साल का क्लोजिंग पड़ा हो? क्या पिछले साल का 30 लाख का माल बचा हो, बना के पड़ा हो? कह रहा जी मैंने पूछा नहीं, मैंने इनकी बैलेंस शीट देखी, देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक। 20,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था बस। मैंने देखा बुक्स में कहीं सबलेटिंग, समझते सबलेटिंग हो सकते किसी और से प्रोडक्शन करवाई हो, वो भी नहीं है। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया 2-3 चीजों को। मैंने बोला इनकी सेल्स या प्रोडक्शन ओवरस्टेटेड है। मैंने ऐसा क्यों बोला ओवरस्टेटेड है? मैंने सिर्फ क्या लगाया? सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। हम टॉपिक की डिटेल में और नहीं जाएंगे। आई होप आपको बात समझ आ गई है। लॉजिकल चेकिंग। अब सब बच्चे रिस्पॉन्स को रैप अप करेंगे। मैंने नेचर सिखाना, टाइमिंग सिखाना और एक्सटेंड सिखाना है। आप पहले रैप अप करो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, आईसीएस की टेस्टिंग, सब्सटेंसिव प्रोसीजर, अकाउंट्स की चेकिंग, इसमें टेस्ट ऑफ डिटेल, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करना, और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर जिसमें
आप लॉजिकली सोचते हो। क्या बात क्लियर है? अब आपसे मेरा कुछ सवाल है, जब आप कुछ लोग देंगे। हाँ जी, अब सवाल है, फेस टू फेस वाले शांत रहना, ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप देंगे। इनका रिप्लाई मैं पढ़ लेता हूं ना यार, मेरे को इनके भी पार्टिसिपेशन चाहिए है ना। मेरा डाउट बच्चों, ऊपर मैंने रिस्क असेस किया था पिछले टॉपिक में, अभी मैं क्या दिखा रहा हूं? रिस्पॉन्स। बच्चों मैंने देखा रिस्क बहुत ज्यादा है, किसी एंटिटी में रिस्क बहुत, ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, किसी एंटिटी में मुझे बहुत, एंटिटी बेकार है, उसका कल्चर बेकार है, उसका ICS बेकार है, एंटिटी में रिस्क बहुत ज्यादा है। तो मेरा डाउट, सब बच्चे शांत रहेंगे। आप बताओ टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाऊं या सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाऊं? मेरा डाउट, सब्सटेंसिव में भी दो ऑप्शन थे, टेस्ट ऑफ डिटेल और टेस्ट ऑफ, कौन सा तो दूसरा, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। एक एक करके बोलेंगे, जो मैं पूछ रहा हूं जवाब देना ऑनलाइन वालों। अगर रिस्क ज्यादा है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाना है या नहीं लगाना? सब लोग शांत रहेंगे, सिर्फ ऑनलाइन वालों को बोलने देना है। सर अगर रिस्क ज्यादा है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाएंगे यस, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं लगाएंगे नो? पहले उनको बोलने तो फिर आप बोलना। सोचो यार, सब सोचो भाई, ये अंडरस्टैंडिंग चल रही है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी को ये नहीं बोल पाओगे कि मुझे ऑडिट समझ नहीं आया। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके ये बेसिक्स क्लियर हो गए ना, आपको ऑडिट समझ आ जाएगा। चैप्टर्स में कुछ भी नहीं है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं चैप्टर 4 है, 3-4 है। मैं 3-4 अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप कर रहा हूं। हो जाएगा यार, चैप्टर हम पढ़ लेंगे। रीडिंग में कोई, मैं रीडिंग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देता, कंसेप्ट तो पहले क्लियर हो बच्चों के। हाँ जी, मैंने पूछा रिस्क ज्यादा है, ऑनलाइन वाले बच्चों रिस्क ज्यादा है, वेरी गुड, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाना है या नहीं लगाना? सब बच्चे लिख रहे हैं नहीं लगाना, वेरी गुड। बताओगे ऑनलाइन फेस टू फेस वालों क्यों? माइक देना बेटा। अब यहां से कोई बच्चा, उनको भी आवाज जानी चाहिए ना तुम्हारी। कौन बच्चा बोल रहा है? आप बोल रहे हो? इनको तो स्पेक्स वाले को माइक। हाँ हाँ, कल आप थे हमारे साथ, मूवी वाली जगह पे गए थे? हाँ सर। अच्छा बताओ, तुम वो तो नहीं सिजलर वाला, जैसे सिजलर ऑर्डर किया था कल? नहीं सर, नहीं। भटूरे वाले हैं? चल बता, अब तू मेरे को बता। हाँ हाँ, मेरा डाउट, अच्छा जल्दी बता। अगर एंटिटी में रिस्क बहुत ज्यादा है, यानी एंटिटी खराब है, उसके सिस्टम्स खराब है, तो मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं लगाना, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं। तो इस बात से सहमत है? हाँ सर। क्यों? सर अगर रिस्क ज़्यादा है तो फिर वाउचर एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल चल रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, अभी मैं सब्सटेंसिव पे नहीं जा रहा। सर अगर रिस्क ज़्यादा है, मतलब हमने अंडरस्टैंड करा होगा पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, मतलब वो सही नहीं है, तो फिर हम उस पर क्यों टाइम और वेस्ट करेंगे? फिर हम उस पर टाइम क्यों वेस्ट करें? जब हमें पता लग गया कि ICS बेकार है, एंटिटी खराब है, तो हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम क्या नहीं लगाएंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं लगाएंगे, और सारा ध्यान किस पे डाल देंगे? अब हमारा टाइम बच गया, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं लगाया। अब आप बताओ मेरे पास टाइम कम है या बहुत ज्यादा है? तो मैं इसमें से क्या ज्यादा करूंगा? चुप रहना, पहले ऑनलाइन वालों को बोलने देना। इसमें से क्या ज्यादा करूं? मेरे पास टाइम बहुत है, क्योंकि मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं लगाया, तो मेरे पास टाइम बहुत है, और रिस्क ज्यादा है एंटिटी में। जल्दबाजी नहीं करना, रिस्क ज्यादा है। मेरा डाउट, सब लोग बोले, मैं वेट कर रहा हूं। टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा लगाएं या सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा लगाएं? क्या ज्यादा है? वेरी गुड, ऑनलाइन वाले सब लोग लिखें। बड़ा मजा आ रहा है यार, एक एक कमेंट ऐसे चली जा रही है ऊपर, सब बच्चे लिखी जा रहे हैं। वेरी गुड, हाँ जी, मेरा गुड, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी बोले। सब बच्चों का एक ही आंसर है, इनको ऑडिट समझ आ रहा है। मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें भी ऑडिट समझ आ रहा है। आई एम हैप्पी। तुम्हारी चेहरे पे मुझे पता लग गया आंसर क्या है। तू ही देगा आंसर। हाँ, अगर पता है एंटिटी में रिस्क ज्यादा है, तो तूने बोला सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा के टाइम मत वेस्ट करो। अब मैं क्या लगा रहा हूं? सब्सटेंसिव प्रोसीजर, अकाउंटिंग चेक कर रहा हूं। रिस्क ज्यादा है तो मुझे क्या ज्यादा लगाना चाहिए? सर टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना चाहिए। ये कह रहे टेस्ट ऑफ डिटेल। आपको वाउचिंग वेरिफिकेशन ज्यादा करनी चाहिए, आपको एक एक चीज ध्यान से चेक करनी चाहिए। मेरा डाउट, सर आप ऊपर ऊपर से चेकिंग प्लीज मत करना। मैंने कुछ बोला? ऊपर ऊपर से चेकिंग मत करना। क्या कर लेना? टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा लगा लेना और SAP कम लगाना। समझ आ रहा है बेटा? रटना पड़ेगा या समझ आ रहा है? मेरा डाउट समझ आ रहा है? प्लीज बेटा। हाँ जी, पीछे हो जाओ। हाँ,
अब इसका उल्टा कौन समझाएगा? अगर इसी को मैं उल्टा लिख दूं, मान लो एक एंटिटी है, वहां रिस्क है ही नहीं, बहुत कम है, दिल्ली मेट्रो, रिस्क बहुत कम है, तो बताओ, मतलब आईसीएस देख के अच्छा लग रहा है, एंटिटी बहुत बढ़िया है, कल्चर बहुत बढ़िया है एंटिटी का, वही वर्ड्स बोल रहा हूं जो मैंने सिखाए हैं, नया वर्ड कोई नहीं बोल रहा। बताओ, अगर एंटिटी बहुत अच्छी है, रिस्क कम है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले बोलेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाना है या नहीं लगाना, आईसीएस टेस्ट करना है या, अबे बोलने दोनों उनको, हाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाना है, यस नो। ऑनलाइन वाले वेरी गुड, इधर वाले बच्चों का रिप्लाई नहीं आया, जल्दी, वेरी गुड। हाँ जी, मेरा अगर पता है कि रिस्क कम है, क्यों कम है? आईसीएस देख के अच्छा लग रहा है, आईसीएस देख के अच्छा लग रहा है तो देख के खुश हो जाए उसको। आवाज नहीं आई, कमन फास्ट, उसको टेस्ट करेंगे, यस और नो। आईसीएस टेस्ट कर लिया, ओए मजा ही आ गया, देख के भी अच्छा लग रहा था, जब टेस्ट किया तो अच्छा ही लगा, मतलब कोई कमी, जो मैंने सोचा था वैसी ये लड़की निकली। सीधी भाषा समझ आई आपको? हाँ जी, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मेरा डाउट, अब मैंने बोल दिया जो बोलना था, हो जाए तो क्या हो गया, मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा, मैंने कोई डबल मीनिंग बोला, मैंने बोला मैंने जो उसके बारे में सोचा था वैसी वो नहीं निकली, हो सकता है ऐसा, हाँ दिल बड़ा टूटता है, हाँ अभी चले आगे। अब सवाल, अगर पता है कि रिस्क कम है तो आईसीएस टेस्ट कर लिया, आईसीएस टेस्ट करके भी लग रहा है सब कुछ सही है भाई, कंपनी में परचेज जेन्युइन है, परचेज का आईसीएस टेस्ट किया, एक एक बंदे के अप्रूवल से परचेज हुई है, कोई फालतू परचेज हुई नहीं है, एक एक चीज सिस्टम से हुई है। अब आगे बढ़ती है, सेम चीज, क्या इसका ऑपोजिट हो जाएगा? जब पता है कि सब कुछ अच्छा है तो टेस्ट ऑफ डिटेल कम कर दो, मैं ये नहीं कह रहा जीरो कर दो, कम कर दो। एक एक चीज को क्यों चेक कर रहे हो? जब आप एक मिनट, परचेज का इससे अच्छा है, अंडरस्टैंड करके लग रहा है अच्छा है या टेस्ट करके लग रहा है अच्छा है? वो डायग्राम याद है, परचेज हर बंदे के अप्रूवल से आई है, जब एक एक परचेज हर बंदे के अप्रूवल से आई है तो एक एक परचेज को डेट एक एक करके चेक करने से अच्छा 10 परचेजेस हुई हैं, 10 में से 2 या 3 परचेज चेक कर लो। सारी परचेजेस की वाउचिंग वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हो? वाउचिंग वेरिफिकेशन कम कर लो, हाँ कमन फास्ट, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर बढ़ा लो। कोई बच्चा बताएगा सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे बढ़ा लूं? कोई बताएगा? ऊपर से चेक कर लो। मैंने एक एक चीज चेक कर ली, कितनी परचेजेस हुई हैं? इन्होंने बोला सर 10, मैंने कहा 10 परचेज हुई हैं, ऊपर से चेक, मैं सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा हूं, सुनना कैसे? मैंने कहा 10 परचेज में कितने का माल खरीदा? इन्होंने बोला सर 10 परचेज में मिला के 2 करोड़ का माल खरीदा। मैंने कहा 2 करोड़ का माल खरीदा, पिछले सालों में कितना माल खरीदते हो तुम लोग? कह रहे सर आपको पिछले साल से क्या मतलब है? मैंने कहा ये तो लॉजिकल चेकिंग है, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, पिछले सालों में कितने का माल खरीदते हो तुम लोग? बोले सर ऑन एन एवरेज कभी 190, कभी 210, कभी 215, यही एवरेज है, इतना ही माल ये हर साल खरीदते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतनी ही है इनकी ऑन एन एवरेज। कह रहे हैं इसे कि 2 करोड़ की परचेज गलत है या सही है? मैंने लॉजिकली सोचा, क्या मैंने अकाउंट टेस्ट ऑफ डिटेल बिल्कुल नहीं लगाया, थोड़ा बहुत लगाया, लेकिन मैंने ज्यादा किस पे सोचा? लॉजिकल। बच्चों ये अगर तुम्हें समझ आ गया ना तो तुम ऑडिट में 60% ऑडिट समझ चुके हो, मैं मजाक नहीं कर रहा। पूरे ऑडिट में पिछले बैच में पता क्या था? पिछले बैच में मैंने ऐसे नहीं समझाया था, मैं जब चैप्टर में घुसा ना तो मैं समझा रहा हूँ, चैप्टर 3 में गया, वो बच्चे ना इरिटेट हो गए, वो कहते सर हर जगह रिस्क आ जाता है। बात समझ रहे हो? मैंने अप्रोच बदल दी इस बार, मैंने कहा नहीं यार मैं ना इरिटेट नहीं करना, पहले ही एक बार, अब इरिटेट तुम करोगे मुझे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, उस समय अगर मुझे बताना पड़ा बेटे देखो बेटे क्या हो रहा है, बेटे बताओ क्या होगा, तो बोला सर पता ही नहीं क्या है, हाँ तो ये गलत हो जाएगा। बताओ क्या ये समझ आया? यस और नो? क्या मैं ये रब कर दूं? अपने आप बनाओ, मैं वेट कर रहा हूं, कॉपी करो इसको और जैसे मैंने लिखा था वैसे लिखो। जो मैंने रब किया आपको समझ आ गया मैंने क्या क्या रब किए? यस बेटा बिल्कुल ठीक ऋषभ, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, मजा आ गया यार आज ऑनलाइन वालों तुम्हारे रिप्लाईज पढ़ के। आप लोगों को अच्छा लग रहा है? मैं आप लोगों का पार्टिसिपेशन ले रहा हूं ऑनलाइन वालों। हाँ जी, नोट कर लिया? मेरे साथ साथ ही कर लिया था, नालायक।
कर लिया? आपको पता है कौन सी एरो कहां लगानी है? गलत मत लगा लेना भाई। चलिए, हो गया, सबका हो गया। मैं एक बार फेयर लिख देता हूं, इसको काट दो, इसको टिक कर दो, इसको कमन फास्ट बढ़ाना है, इसको कम करना है, इसको कम करना है, इसको बढ़ाना है। जी देख लो किसी ने गलत तो नहीं कर दिया। कैन वी प्रोसीड? आवाज नहीं आई? चलिए, आपको यह समझ आ गया कौन से प्रोसीजर कब लगाने हैं? हाँ जी, चलिए चलिए, अब बोर्ड पे देखिए, मैंने एक वर्ड बोला था, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्स, ये बोला था मैंने। अब मेरे बात को समझना, पहला वर्ड समझिए, नेचर। जब मैं बोलता हूं नेचर ऑफ रिस्पॉन्स, तो नेचर से मेरा मतलब है मैं कैसा रिस्पॉन्स दिखाऊं। ये जो डब्बा बनाया, इसके ऊपर लिख दो नेचर ऑफ रिस्पॉन्स। ये मेरे रिस्पॉन्स का नेचर है, ये मेरे रिस्पॉन्स का नेचर है। नेचर से मेरा मतलब मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं, नेचर में मैं क्या करूं, वो डिपेंड करेगा मेरे रिस्क पे। रिस्क जैसा होगा वैसे मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे टीओसी लगाना है या नहीं लगाना, मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा करना है या टेस्ट ऑफ डिटेल कम करना है। ये मेरा नेचर ऑफ रिस्पॉन्स है। दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ, डब्बे के ऊपर लिख लो नेचर ऑफ रिस्पॉन्स। बोलो जी, क्लियर? कोई भी बुक नहीं मिली अभी तक आपको? वो मैसेज आया तो था आज रवि का, मेरे को, मैंने वहां से बुक से रिलेटेड कोई मैसेज तो आया है यार। वो क्वेश्चन बैंक जो है ना, ऑडिट का क्वेश्चन बैंक पिछले बैच वाला, वो ना मैंने बना के दिया था 400 पेज का, 300 या 400, मेरे को मैं फिगर भूल गया। इन्होंने ना खुले खुले के चक्कर में वो 550-600 पेज कर दिए, इतना मोटा हो गया। मेरी तबीयत खराब होगी इसको देख के, मैंने रोक दिया इस बार। वो मैंने कहा वो सेम मत देना, मैं थोड़ा सा उसको, मतलब मैंने ही बनाया था, वो थोड़ा सा सेटिंग करके वो रह गया शायद आपका ना समरी बुक। एक मिनट, निवेश क्या कह रहा था? सर समरी बुक एंड केस सिनेरियो बुक कल आ जाएगी, समरी बुक केस सिनेरियो बुक आ जाएगी कल, क्वेश्चन बैंक बच्चों को देना रह गया है अभी। अच्छा, तो मेन बुक कहाँ है ऑडिट की? टोटल कितनी बुक्स बताई थी मैंने आपको? 4, दिखावे की 4। एग्री? दिखावे की 4 बुक्स हैं। ओके बेटा, हो गया ये? अच्छा चलो, अब सेकंड वर्ड समझेंगे। नेचर के बाद क्या वर्ड आया बताओ? टाइमिंग और एक्सटेंड। सब बच्चे पहले एक्सटेंड पे आ जाए। क्या वर्ड आया? एक्सटेंड। क्लास अलर्ट। एक्सटेंड से मेरा मतलब है सैंपल साइज, छोटा रखूं या बड़ा रखूं, छोटा रखूं या बड़ा रखूं, सैंपल साइज कितना रखूं। को बच्चा याद कराएगा सैंपलिंग क्या होता है? सैंपलिंग का मतलब सारा चेक करना है या थोड़ा सा चेक करना? थोड़ा सा चेक करना। अब थोड़े से में भी तो ये डिसाइड करना, थोड़ा सा कितना, थोड़ा सा, थोड़ा सा में बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा सा, इसको बोलते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब कितना चेक करो। सैंपल साइज देखो 10 आइटम है, 10 में से मैंने 6 चेक करे, 10 में से अलर्ट 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 अलर्ट, मैंने 10 आइटम में से कितने चेक करे? 6 को बोलेंगे सैंपल साइज। सैंपल साइज मतलब जितना मैंने चेक किया। पॉपुलेशन हो गया मेरे पास 10 आइटम है, 10 में से मैंने 6 चेक किए, तो 6 को बोलेंगे सैंपल साइज। अब आप मुझे बताओ सैंपल साइज ज्यादा रखना चाहिए या कम रखना चाहिए? बिल्कुल वही बात, बिल्कुल आपने ठीक बोला। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको आंसर देना है। आप शांत रहेंगे, पहले ऑनलाइन वाले, पहले ऑनलाइन वाले भाई देखो यार, उनको नेग्लेक्टेड फील नहीं होना चाहिए, है ना? तुमसे तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। ऑनलाइन वालों, अगर रिस्क ज्यादा है, अगर पता है रिस्क ज्यादा है, तो सैंपल साइज, अमाउंट ऑफ चेकिंग, मैं थोड़ा सा फिर पूछ रहा हूं, सैंपल साइज का मतलब क्लियर होना चाहिए। क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 100 में से मैं 10 बच्चों से पूछ रहा हूं, तो ये 10 बच्चे मेरे क्या बन गए? सैंपल साइज। जब मुझे पता है रिस्क ज्यादा है, तो मुझे सैंपल साइज क्या रखना चाहिए? ऑनलाइन वाले बच्चों को बोलने देते हैं 1 मिनट। जब मुझे पता है रिस्क ज्यादा है, तो सैंपल साइज ज्यादा रखूंगा या कम रखूंगा? हाई और लो, ऑनलाइन वाले। वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड आनंद, वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड वैभव। और लोग भी बोले यार, बहुत सारे लोग हो आप ऑनलाइन में, सब पार्टिसिपेशन करो। ये सब लोग कह रहे हैं सर जब रिस्क ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए।
मुझे किसी ने, मैंने देखा सैलरी का परचेज में रिस्क, परचेज का सिस्टम बहुत बेकार है इनके यहाँ पे, परचेज का सिस्टम बेकार है, कोई भी परचेज कर लेता है तो परचेज का रिस्क ज्यादा है। तो क्या नकली परचेज हो सकती है? मैंने पूछा कितनी परचेज करी है तुमने? बोला सर साल में 100 परचेज करी है। मैंने कहा 100 के 100 बिल ले आओ मेरे सामने, 100 में से मैं 80 तो चेक करूंगा। इतने ज्यादा? 100 में से 80 तो चेक करूंगा। आर्टिकल बोला सर, मैंने कहा बैठ जा, टेस्ट ऑफ डिटेल शुरू कर दे। क्या होता है टेस्ट ऑफ डिटेल? वाउचिंग और शक्ल बना रहा है। मैंने शक्ल मत बना, एक एक बिल चेक कर। कहता सर क्यों? क्योंकि इस एंटिटी में परचेज में रिस्क ज्यादा है। क्या मैं इसी का ऑपोजिट वाइसा वर्सा लिख सकता हूं? अगर रिस्क किसी चीज में कम है, ट्रैवलिंग का रिस्क कम है, तो उसमें सैंपल साइज कम भी रखेंगे। मान लो ट्रैवलिंग के 10 बिल हैं, ट्रैवलिंग का आईसीएस बहुत अच्छा है, बिना परमिशन के कोई ट्रैवल कर नहीं सकता। ट्रैवलिंग के 10 बिल हैं, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, अगर सब कुछ अच्छा है तो 10 के 10 क्यों चेक कर रहे हो? 10 में से 2-3 बिल चेक कर लो। क्या मेरी बात समझ आया? ये क्या सिखाया मैंने मेरे बच्चों? दिस इज सैंपल, दिस इज एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्स, दिस इज एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्स। वेरी गुड ऑनलाइन वाले बच्चों, फेस टू फेस वेरी गुड। हाँ क्या हुआ लक्ष्य? बेटा बोर कर दिया मैंने? आप बताओगे बोर हो गए? हो रहे हो तो हो जाओ यार, मैं क्या करूं, आप मेरी बात समझो ना, मुझे थोड़ा सा टाइम तो दो। अभी शर्म की बात है, 5वीं क्लास है, किताब अभी तक हाथ नहीं लगाई। तो किताब से पढ़ाने वाला टीचर चाहिए आपको, जो किताब से बस रीड करता जाए। हाँ इंटरमीडिएट है, फाइनल में आओगे तो देखना फिर लेवल और ऊपर बढ़ जाएगा। हाँ वैभव सर कह रहे हैं कि सर अगर इसको अगस्त से एसपीएम शुरू करो और दिसंबर से बच्चों का फाइनल शुरू करो। मैंने सर करते हैं, आप लोग दिसंबर में आओगे, जनवरी आपका जनवरी अटेम्प्ट है, आप फरवरी में अपना पेपर देते ही एसपीओएम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। एसपीओएम में आपके 4 पेपर है, कॉस्टिंग, लॉ, और दो चॉइस हैं आपके पास, कॉस्टिंग और लॉ मैंडेटरी है। तो मैं लॉ का पोर्शन लूंगा सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में। तो सर कह रहे हैं सर आप अभी से अगस्त से शुरू कर दो, आप लोग तो जनवरी में आओगे एसपीओएम में, है ना। मेरा डाउट, मेरा क्वेश्चन, वो लेवल बढ़ जाएगा, लेवल जैसे जैसे यार क्लासेस बढ़ेंगी वैसे लेवल भी तो बढ़ाना है। मेरा डाउट सब लोग बताएंगे, ये एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्स हो गया। अब मेरा लास्ट सवाल क्या बचा, कोई बताएगा? टाइमिंग ऑफ, अब इसका मतलब बताओ टाइमिंग, टाइमिंग से मेरा मतलब क्या होता है? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, आप आराम से सुनना और मुझे बताना। अगर 1 साल का ऑडिट मुझे मिला 25-26 का, ऑडिटर साल के एंड में अपॉइंट होता है या साल के बीच में ही अपॉइंट हो जाता है? आपको पता होगा ऑडिटर एजीएम में अपॉइंट होता है, वो साल के बीच में होती है ना। मैं साल के मिड में ही अपॉइंट हो गया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब मैं अपॉइंट हुआ मैंने ताबड़तोड़ चेकिंग शुरू कर दी, मैंने रिस्क देखा, अब अपॉइंट होते ही सर थोड़ा यार इंप्रेस तो करना पड़ेगा कि काम कर रहा हूं तभी ये मिलेगा। हाँ मेरा, और हम अपनी फीस जो लेते हैं प्रोग्रेसिव बेसिस पे लेते हैं, जैसे जैसे काम खत्म, रिस्क असेस हो गया, लाओ जी 5 लाख रुपए दे दो। अब रिस्पॉन्स दिखाना शुरू करा, रिस्पॉन्स में टीओडी कर लिया, टेस्ट ऑफ डिटेल कर लिया, लाओ जी 2 लाख दे दो। काम ऐसे पैसे मिलते हैं, जैसे जैसे काम होता जाएगा। कल मैंने बोला था 1000 करोड़ फीस है, 1000 करोड़ इकट्ठा नहीं मिलता, वो देंगे ही नहीं 1000 करोड़ इकट्ठा, रोएंगे। उनसे प्रोग्रेसिव बेसिस पे पैसा लो, जैसे जैसे काम होता जा रहा है वैसे वैसे पैसे निकलवाते रहो। अब बात सुनना, मैं साल के बीच में अपॉइंट हो गया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर साल के बीच में अपॉइंट हो गए, मान लो ये 1 अप्रैल 25, ये 31 मार्च 26, बेटा बहुत ठंडे दिमाग से जवाब देना। मैं साल के बीच में अपॉइंट हो गया, मैंने देख लिया रिस्क कैसा है एंटिटी में, नेचर ऑफ एंटिटी देख लिया, आईसीएस देख लिया, मुझे रिस्क पता लग गया। अगर मैं साल के बीच में ही चेकिंग शुरू कर दूं, क्या मैं अक्टूबर में अपॉइंट हुआ हूं, क्या अप्रैल से अक्टूबर तक का डेटा तैयार हो गया होगा? आवाज नहीं आई? तो मैं इसी को चेक कर लूं। अगर मैंने साल के बीच में ही चेकिंग शुरू कर दी तो इसे बोलना है इंटरिम चेकिंग। साल इंटरिम डिविडेंड सुना होगा अकाउंट्स में वर्ड, साल के बीच में ही डिविडेंड दे दिया जाए तो वो इंटरिम डिविडेंड होता है, साल के बीच में ही चेकिंग शुरू कर दी जाए तो, और ये साल के एंड में, साल खत्म होगा आराम से चेकिंग करेंगे, ये फाइनल चेकिंग होगी। आवाज नहीं आई? इसको मैंने क्या नाम दे दिया मेरे बच्चों? या ऐसे भी बोल सकते हैं आफ्टर ईयर एंड, आफ्टर दी। अब आप मुझे ठंडे दिमाग से बताना, टाइमिंग जब हम बोलते हैं टाइमिंग, तो टाइमिंग में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इंटरिम चेकिंग करो या तो फाइनल चेकिंग करो। साल के एंड में करेंगे यार, साल खत्म होने तो आराम से बैठ के करेंगे फिर चेकिंग, या दूसरा नहीं साल के बीच में ही करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन है, इन दोनों को मैंने यहां क्या बोल दिया मेरे बच्चों? एक्सटेंड। मैंने यहां टाइमिंग लिख भी दिया, इंटरिम चेकिंग कम ऑन फास्ट,
समझ आ रहे वर्ड्स? इंटरिम चेकिंग क्या होता है, फाइनल चेकिंग क्या होते हैं, या ईयर एंड चेकिंग? मैं इसको ना फाइनल चेकिंग की जगह क्या बोलता हूं, ईयर, क्योंकि फाइनल से ना कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये फाइनल होगी ना, नहीं फाइनल मत बोलो, क्या बोलो उसे, ईयर एंड चेकिंग। अब आराम से सोच के जवाब देना। रेडी हो? मेरा ऑप्शन 1, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है। दो ऑप्शन देता हूं, आराम से बताना। अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो इंटरिम और ईयर एंड दोनों करूं, या ईयर एंड करूं? मैंने यहां लिखा इंटरिम और यहां लिखा ईयर एंड, है ना, और रिस्क कम है तो क्या करूं? मैं वेट कर रहा हूं, मैं आपकी भी वेट कर रहा हूं। हाँ जी, सब बच्चे बताएंगे रिस्क ज्यादा है, इस एंटिटी में रिस्क ज्यादा है। कमन फास्ट, रिस्क ज्यादा है, मैं वेट कर रहा हूं क्लास आपकी। एंटिटी में रिस्क ज्यादा है तो क्या होगा? मैं ऑनलाइन वाले बच्चों की वेट कर रहा हूं। सर इंटरिम और ईयर एंड दोनों कर लो, या सर इंटरिम रहने दो ईयर एंड कर लो। आप ऐसा भी बोल सकते हो सर दोनों कर लो, या सर इंटरिम कर लो, इंटरिम कर लो, ईयर एंड में कम कर लेना, या फिर कमन फास्ट इंटरिम छोड़ दो सर, ईयर एंड पे ज्यादा टाइम लगा लेना सर। अब देखो मेरे पास दो तरह के आंसर है, पहले मैं आपका सुनूंगा फिर मैं भी बोलूंगा, मुझे समझ आ गया आप क्या बोल रहे हो। ओके, आर्यन कह रहे सर अगर रिस्क ज्यादा है तो दोनों करो, अंजलि कह रहे दोनों करो, प्राची कह रहे दोनों करो, वैभव कह रहे दोनों करो, वेरी गुड। युवराज भी कह रहे दोनों करो, उज्जवल कह रहे सर अच्छा ठीक है दोनों करो, बिल्कुल ऑलमोस्ट सब बच्चे सही कह रहे हैं। जब पता है रिस्क ज्यादा है तो क्या मैं बोल सकता हूं हमें इंटरिम भी करनी चाहिए कमन फास्ट और ईयर एंड भी करना चाहिए। हाँ, और अगर पता है रिस्क कम है इस एंटिटी में तो इंटरिम क्यों करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? एक ही बार जाएंगे कमन फास्ट, इंटरिम को काटा मार दो, कब जाएंगे कमन फास्ट, ईयर एंड पे जाएंगे। अब आपको एक बात बताऊं, आप कभी बैंक में देखना, बैंक में जो बैंक के ऑडिटर्स होते हैं ना, बैंक का साइज देख के बताओ बैंक का साइज कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा। इंटरनल कंट्रोल्स भी बहुत सारा होते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, एक जर्नल बात बता रहा हूं, जर्नल बैंक का रिस्क हमेशा ज्यादा रखना चाहिए क्योंकि एंटिटी का साइज बहुत, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, तो बैंक में रिस्क कम होता है या ज्यादा होता है? तो बैंक में कभी भी चले जाना, देखना बैंक में किसी भी महीने चले जाओ, बैंक में ऑडिट हो ही रहा होता है। मतलब उसे वो कॉन्कोरेंट ऑडिट बोलते हैं, कॉन्कोरेंट मतलब लगातार चलता रहता है, मतलब उनके बैंक ऑडिटर्स पूरा साल ही आते रहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि कमन फास्ट रिस्क ज्यादा है तो इंटरिम भी चलेगा और साल जब खत्म होगा तब भी चलेगा। क्या मैं बोल सकता हूं इसमें ना ऑडिटर को टाइम ज्यादा मिल जाता है। एक्चुअली क्या है, साल के एंड में जो ऑडिटर ऑडिट करेंगे, अलर्ट होके बोलना 31 मार्च को साल खत्म होगा और 30 सितंबर को एजीएम होती है, लॉ पढ़ा है, और एजीएम में रिपोर्ट पेश करनी होती है। अगर 31 मार्च के बाद ऑडिट शुरू करोगे तो इफेक्टिवली 6 महीने मिलेंगे। आवाज नहीं आई? 6 महीने भी पूरे नहीं मिलेंगे। 31-30 को तो मीटिंग है, मीटिंग से क्या 21 दिन पहले लोगों के घरों में नोटिस चला जाता है, नोटिस के साथ क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट चली जाती है। 1 महीना पहले तो सामान चला जाता है, तो 1 महीना माइनस कर दो, 6 में से 1 कितने हो गए? अच्छा 1 महीना पहले तुम दोगे तो वो प्रिंट कब करवाएंगे? वो तुमसे 15-20 दिन और पहले मांग लेते हैं, माइनस 15 दिन और कर लो, 5.5 महीने रह गए। अच्छा 31 को दे देते हैं वो, ये फाइनल करने में 15-20 दिन लगा देते हैं, तो 15-20 दिन और माइनस कर लो, 5-4.5 महीने भी नहीं ढंग से मिलते। मैं सच बताऊं मिलते ही नहीं है। तो अगर एंटिटी तुम्हें देखना है टाइम ज्यादा चाहिए तो भैया इंटरिम करना, इंटरिम को प्रेफर करना। लेकिन अगर टाइम तुम्हें ज्यादा, छोटी एंटिटीज में क्या करना चाहिए? फाइनल करेंगे, लेकिन जो बड़ी एंटिटीज हैं उसमें तो हमें इंटरिम साथ में करना चाहिए। क्या बात क्लियर है? बट एक बैच में एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो बात। वो कहता है सर देखिए आप ऑडिट कर रहे हैं, मैनेजमेंट को समझ आ गया कि मैनेजमेंट को भी पता लग जाता है कि ऑडिटर ने क्या जज किया कि रिस्क ज्यादा है या, मैंने कहा, कहता सर आपने देख लिया कि इस एंटिटी में रिस्क ज्यादा है, तो आपने कहा मैं तो इंटरिम क्या करूंगा, इंटरिम भी करूंगा और क्या करूंगा, फाइनल भी करूंगा। कहते सर मैं आपको एक बच्चे की बात सुनना, कहते सर इंटरिम छोड़ दे सर, इन्हें ऐसा ना करें, इन्हें बोले करो तुमने जो फ्रॉड करना है करो,
एक ही बार साल के एंड में बैठेंगे और ढंग से बैठेंगे और तुम्हारा चेकिंग करेंगे। सर साल के बीच में पंगे नहीं लेने चाहिए, इनको करने देना चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं साल के। मैंने कहा यार देखो यहां पे फर्क आ जाता है किसका, मेरा और आपकी जजमेंट का। ये जो मैंने यहां लिखा ये मेरी जजमेंट नहीं है, ये स्टैंडर्ड्स में लिखा है। मैं वो जजमेंट लिख रहा हूं जो स्टैंडर्ड्स में है। तो आप बताओ, अगर आपको पता है रिस्क ज्यादा है तो इंटरिम भी करो और ईयर एंड भी करो, रिस्क कम है तो इंटरिम लेने तो सिर्फ क्या कर लो, ईयर एंड। आपको पता है इंटरिम करने वालों, एक आखिरी बात बताऊं, इंटरिम करने वालों कॉस्ट ऑफ ऑडिट ज्यादा लगती है। रोज आएगा ऑडिटर, आर्टिकल्स आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, तो ऑडिटर की जो कॉस्ट ऑफ ऑडिट है वो कम लगेगी ज्यादा लगेगी? आर्टिकल का किराया, भाड़ा, आवाज नहीं आई? मेरा डाउट, तो ऑडिटर सोचो इंटरिम करवाना है या फाइनल करवाना है। आई होप आप इस टॉपिक से को वाइंड अप करें इस टॉपिक को बेटा। चलो आपको मैंने 3 वर्ड समझाए, कौन कौन सा? नेचर, एक बार नेचर से समझाओ। टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाऊं या सब्सटेंसिव लगाऊं? सब्सटेंसिव में भी टेस्ट ऑफ डिटेल लगाऊं या सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाऊं? ये होता है नेचर। जब मैं टाइमिंग बोलता हूं तो मुझे इंटरिम चेकिंग करनी चाहिए या ईयर एंड चेकिंग करनी चाहिए? एक्सटेंड, सैंपल साइज क्या रखूं, ज्यादा अमाउंट ऑफ चेकिंग करूं या कम अमाउंट ऑफ चेकिंग करूं? आई होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हैं, यस और नो? ये खत्म हो गया ऐसे 330। अब आप 315 और 330, पिछले टॉपिक में मैंने 315 लिखा था। रिस्क असेस करने के लिए कौन सा है ऐसे? 315। और रिस्पॉन्स दिखाने के लिए कौन सा है ऐसे? 330। मतलब ये पेपर में लिखने हैं। मैं इतनी बार पहली 5वीं क्लास में 315 330 बोल रहा हूं, 60 क्लास के लिए नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि क्लास में ही याद हो जाएंगे। मैं स्पेशली रट्टा नहीं लगवाऊंगा, मैं क्लास में इतनी बार यूज करूंगा कि अगर मैं बोल रहा हूं सिर्फ रिस्क एंटिटी को समझना है, कोई बच्चा हेल्प करेगा? एंटिटी को समझना है यानी रिस्क रिस्पॉन्स है या रिस्क असेसमेंट हो रही है? ऐसे कौन सा लगेगा? एंटिटी को समझना, इन्वायरमेंट को समझना, आईसीएस को समझना, 315। टेस्ट ऑफ डिटेल लगाओ, रिस्पॉन्स दिखाना है। सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाओ, टेस्ट ऑफ डिटेल लगाओ। आप देखो आपके पास कितना, मान लो क्वेश्चन आ जाए, एक मिनट, मान लो क्वेश्चन ना रिस्क असेसमेंट पे आए ना क्वेश्चन रिस्पॉन्स पे आए, क्वेश्चन है व्हाट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल, डायरेक्ट क्वेश्चन। भाई साहब आप स्टार्टिंग ऐसे करना, आज पर 330, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में 315 नहीं बोलते 300, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिस्पॉन्स का प्रोसीजर है, असेसमेंट का प्रोसीजर नहीं है। क्या बात क्लियर? आवाज नहीं आई? अच्छा, अंग्रेज लोग इन दोनों को एक और नाम से बुलाते हैं, इन दोनों को, ये दोनों कौन है बेचा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और इसका एक नाम तो क्या हो गया? रिस्पॉन्स प्रोसीजर। आवाज नहीं आई? इनका एक और नाम है एफएपी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। क्या बोला मैंने? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। देखो रैप फैप, ऐसे बोलो, रैप फैप, रैप फैप, रैप फैप, रैप फैप। पहले रिस्क असेस प्रोसीजर होता है, उसके बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में मेरा मतलब क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंसिव प्रोसीजर, रैप फैप। बोलो जी, क्लियर है? ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंसिव प्रोसीजर है, इन्हें दोनों को इकट्ठे बोलना हो तो हम क्या बुला सकते हैं? रिस्पॉन्स प्रोसीजर के अलावा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। कई बार बुक्स में आपको ये वर्ड भी मिलेगा। भाई लोग समझ आ रहे हैं? जा रहे हैं? पता नहीं, एक बच्चा बोला मुझे पिछली क्लास में आके, सर क्या ऑडिट की स्पीड यही रहेगी? मैं आपसे पूछता हूं, ऑडिट की स्पीड यही रहेगी? जब कंसेप्ट बिल्ड हो गए तो फिर स्पीड ये रखना। तो आप जब आप खुद इरिटेट हो जाओगे, एक टाइम आएगा कि सर यार थोड़ा तो तेज हो जाऊं, मैं तब तेज हो जाऊंगा। अभी नहीं होऊंगा तेज, जब सारे वर्ड समझ आ गए तो तेज हो जाएंगे, है ना? अभी नहीं होंगे तेज। ओके क्लास, कैन वी मूव? ये हो गया कम। अब देखो, आपने यहां तक सारा नोट कर लिया आई उम्मीद। अब मेरा सवाल सब लोगों से, क्लास शांत हो जाएंगे। अब जरा देखिए मैं क्या लिखता हूं। जो मैंने अभी बोला थोड़ा सा मुझे लिखना है, एग्री? अब पेन पेपर उठा लो और लिखो मेरे साथ। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली टेस्टिंग ऑफ effectiveness of ICS. Test of control is basically testing effectiveness of ICS. लिख लो सब बच्चे फर्स्ट पॉइंट।
बेटा लिख लिया? टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली टेस्टिंग ऑफ, कोई बच्चा मेरी हेल्प करेगा, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? क्या आईसीएस इफेक्टिव है? इफेक्टिव मतलब क्या वो काम कर पा रहा है जो उससे एक्सपेक्ट किया गया, या आईसीएस का काम सारी गलतियों को रोकना है या रीजनेबल? मेरा डाउट, इफेक्टिव है आईसीएस, अपने काम को ठीक से कर पा रहा है, या यही मुझे टेस्ट करना है? इसके लिए मैं क्या लगाता हूं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सब बच्चे मेरी बात का जवाब देंगे। मेरा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? सेकंड, इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश, डैश एंड डैश। ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोले, पहले ऑनलाइन आप भी सोच लो, आपको पता तो लिख लो। ऑनलाइन वाले बच्चों लिख दो आंसर क्या होगा? आईसीएस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, आईसीएस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। लिखने के बाद मेरे को भी चैट में बता दो यहां क्या आएगा बेटा ऑनलाइन वालों। इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। ऑनलाइन वालों को पहले लिखने दो, 2-4 को, फिर तुमसे पूछूंगा। मुझे पता तुम्हें तो आता है यार, वो दूर बैठे हैं, थ्योरी का पेपर है, उन्हें जोड़ना जरूरी है, यस और नो। नहीं तो वो तो बेचारे बिल्कुल ही लेफ्ट आउट फील करेंगे, यार पता नहीं क्या होता है क्लास में। आई थिंक सो, मेरी ये सोच है। हाँ जी, वेरी गुड प्राची, वेरी गुड अंजलि। यार मजा आ जाता है यार, इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना बच्चों के। हाँ, मदन, युवराज वेरी गुड, ऋषभ वेरी गुड, वैभव वेरी गुड। मेरा सवाल नहीं, बच्चे देखो, बच्चे लिखते हैं, मैं ये देखो, दे आर राइटिंग, दिस शोज दे आर ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इन द क्लास। आप बताओ मेरी अप्रोच गलत है या सही है? आप कहोगे तो मैं नहीं करूंगा इनके साथ। यार आप तो इन्वॉल्व हो, आपको तो, आप पे तो मेरी नजर है। अब वो कौन सा बच्चा, मान लो कोई बच्चा मेरी क्लास देखते साथ में वो भी कर रहा है, समझ रहे हैं आप बात, फोन भी देख रहे हैं, मैंने तो क्वेश्चन पूछ लिया, वो कहेगा यार क्या करूं, वो आंसर नहीं देगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको खुद को गिल्टी फील होगा, कंसेप्ट निकल गया यार। यही तो फील कराना है, कंसेप्ट निकल गया यार, ध्यान से सुनना पड़ेगा, है ना। ऑनलाइन में बच्चे, अब जो बच्चे स्पीड पे क्लास देख रहे हैं, अब मेरी क्लास रिकॉर्डेड भी जा रही है, जो बच्चे याद को 2x पे देखेंगे, देखो 2x पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन तो आंसर करना पड़ेगा। नहीं मेरी क्लास ये वाली ऑडिट की, तो ये वाली तो चली जाएगी 2x पे, अलाउड नहीं ली जाएगी। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड, वेरी गुड। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, हाँ, अगर एक ही डैश आया तो मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यू दोनों वर्ड लिखती हूं। मेरा डाउट, एक्चुअली जो डेफिनेशन है उसमें दोनों का नाम आ रहा है, तो ये तो पूछने वाले की गलती जो एक डैश दे रहा है। अगर एक भी डैश देगा तो एक डैश का मतलब ये तो नहीं होता कि उसमें एक ही वर्ड लिखना है। हाँ मेरा, हाँ अगर एमसीक्यू आया, एमसीक्यू आया तो ऑल ऑफ बोथ आएगा या ऑल ऑफ द अबव आएगा। मान लो कि कभी ऐसा हो गया कि एक ही चूज करना है तो टीसीडब्ल्यूजी को चूज करना, ऐसी बहुत रेयर। मेरी बात क्लियर है? थर्ड सवाल, ओके, ऑडिटर इज डैश रिक्वायर्ड, नहीं ये तो बनेगा ही नहीं यार, सॉरी, जबरदस्ती नहीं बनाने। ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव ओपिनियन ऑन आईसी। क्या आप इस बात से सहमत है सब लोग? ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे कोई ओपिनियन नहीं देता अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। मतलब क्या है इस लाइन का? अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, कमन फास्ट। बट अगर लॉ मांगे, ओए ऑडिटर, ओए आईसीएस पे रिपोर्ट दे, ओए, तो सब बच्चे बताओ, अब लॉ तो भाई सब जो कहेगा करना ही पड़ेगा, तब तो रिपोर्ट देनी पड़ेगी। क्या कंपनी लॉ कहता है रिपोर्ट दो? आवाज नहीं आई। कंपनी दैट कहता है आईसीएस पे रिपोर्ट दो, तो क्या मुझे देनी पड़ेगी? हाँ, क्योंकि कौन मांग रहा है? कंपनी लॉ का सेक्शन, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 क्लॉज आई, चेक कर लेना, आपकी किताब में लॉ की होगा। फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे ऑडिटर को रिपोर्ट देनी है कि वो इफेक्टिव है
या नहीं? अब आप बताओ, मुझे तो रिपोर्ट देनी है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कॉमन सेंस। मैं कह रहा था आईसीएस बेकार हो तो टेस्ट मत करना, बोला था मैंने, मैं अपनी बात पे अटल हूं, आईसीएस बेकार है तो टेस्ट मत करना। बट अगर लॉ कह रहा है और रिपोर्ट दो आईसीएस पे बढ़िया या बेकार है, तो केवल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे मैं रिपोर्ट देख दूंगा या मुझे टेस्टिंग करनी पड़ेगी? तब मुझे टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बेकार है तो भी टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं रिपोर्ट, मुझे टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज लॉ मांग रहा है। क्या क्लियर? बट ऑडिट के पेपर में हम लॉ की रिलेवेंस हम हमेशा ये लिखा करेंगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, बट करेंगे ऑडिट के हिसाब से ही चलेंगे, हम लॉ को नहीं लाएंगे बीच में। क्या बात क्लियर? लाइन लिख के लॉ को इज्जत दे दिया करेंगे बस। मतलब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि क्या ऑडिटर की ड्यूटी है आईसीएस चेक करना, आईसीएस की इफेक्टिवनेस चेक करना, बस इतना क्वेश्चन है, तो जवाब क्या होगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर लॉ के हिसाब से तो होता है ना, क्वेश्चन लॉ के हिसाब से सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन ऑडिट के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना है। ठीक है, ऑडिटर की जिम्मेवारी नहीं है आईसीएस को चेक करना, अंडरस्टैंड करना जिम्मेवारी है, बट टेस्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ एक्सेप्शन तो है, लॉ की बस इतनी इज्जत किया करेंगे। देखो मैं दोनों चीजें साथ साथ पढ़ाऊंगा ना, तुम कंफ्यूज होगे, तुम कहोगे सर आप ऑडिट में बोल रहे हो टेस्ट नहीं करना, लॉ में बोल रहे हो टेस्ट करना है, दोनों चीजें साथ में आपको परेशान करेंगी। बट रियल लाइफ की बात बताओ, रियल लाइफ में अगर मैं कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं और कंपनी दैट कहता है आईसीएस को टेस्ट करो, तो भाई मुझे टेस्ट करके देना पड़ेगा उनको। क्या बात क्लियर है? चलिए आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया। पॉइंट नंबर 4 पे चलती है। यस, ऑडिटर कैन give suggestion on deficiencies in ICS। ऐसे 265 बोलते हैं। बच्चों अगर आईसीएस में कोई कमी लग रही है, ठीक नहीं लग रहा, तो क्या हम सजेशन दे सकते हैं मैनेजमेंट को कि अपने आईसीएस को ठीक कर लो? आवाज नहीं आई? सर मैं स्टूडेंट होता मैं ऐसे बोलता, सर हमने टेस्ट नहीं किया, तुम सजेशन कैसे दे सकती हैं कि बेकार है आपका आईसीएस? हमने अंडरस्टैंड किया, हमें अंडरस्टैंड करके लग रहा है रेलवे का आईसीएस बकवास है, तो क्या हम रेलवे को लेटर लिख सकते हैं कि अपने आईसीएस को मेट्रो की तरह करो, तुम भी वैसे गेट लगाओ अपने प्लेटफॉर्म्स पे जैसे गेट? मेरे परिवार में मेरे ताऊ चाचा को मिला के हम 28 या 30 लोग थे। मेरी बुआ की लड़की की शादी थी अमृतसर में, हम मिडिल क्लास लोग थे। उस जमाने में शान पंजाब चलती थी दिल्ली से अमृतसर। मेरे पापा कहते हैं एक दिन पहले जाके टिकट ले आई हो। टिकट लेने जाना पड़ता था काउंटर पे, शालीमार बाग में मंडी, वो आजादपुर मंडी के पीछे रेलवे का काउंटर होता था, वहां जाके टिकट लाइन में लगना पड़ता था, मिलती थी। रिजर्व करा लियो, मैंने रिजर्व नहीं कराई, मैं भूल गया, घर पे गालियां तो पड़ी। अब पापा ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, कल सुबह ट्रेन 6:30 की थी, पापा ने कहा 6 बजे हम सारे स्टेशन पहुंच जाएंगे, वहां लाइन में लग के टिकट ले लेंगे। लेडीज की लाइन छोटी होगी तो लेडीज को लगा देंगे, जो जेंट्स लग जाएंगे। हाँ, अब जब हम 6 बजे पहुंचे, वो जनरल ट्रेन थी, वहां तो लाइनें ऐसे लगी हुई थी भाई साहब जैसे फ्री में लंगर बट रहा हूं। पापा भी लग गए उधर से, मेरी चाची लग गई लेडीज वाली लाइन में, लेकिन 6:30 हो गई, ट्रेन का अलार्म बज गया। आपको पता है लोग लाइन में लगे और रेलवे को कोई मतलब नहीं, रेल अपना टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, रेल का अलार्म बज गया, भागे भागे पापा चढ़ गए, चाची चढ़ गई, हमारे पास टिकट नहीं है, वी आर नॉट हैविंग एनी टिकट। 28 लोग या 29 लोग थे हम, बच्चे बुच्चे सब मिला के, हमारे पास एक बंदे के पास भी टिकट है। दिल्ली से अमृतसर 500 किलोमीटर है, दिल्ली रास्ते में 15 जगह ट्रेन ने रुकना था। मेरे पापा बहुत कैलकुलेटिव, तो ऐसे बोल रहे सोनीपत पे रुकेगी, पानीपत पे रुकेगी, करनाल पे रुकेगी, अंबाला पे रुकेगी, हाँ कहीं से भी टीटी चढ़ सकता है। चढ़ गया तो मोटा चालान, चालान तो मोटा है। मैं उस समय बच्चा था, मुझे पता नहीं था इंटरनल कंट्रोल पुअर भी होते हैं भाई साहब। मैं बहुत डर डर के कभी बाथरूम में घुस रहा, कभी पापा कहते सारे ना बिखर जाओ, सारे ना बिखर जाओ। और पापा ने एक स्ट्रैटेजी और समझाई, तोड़ आईसीएस के तोड़, स्टेशन आता है ना जहाँ स्टेशन में 2 मिनट ट्रेन रुकेगी, उतर जाओ नीचे, उतर जाओ नीचे, जेंट्स से उतर जाओ, लेडीज को कुछ नहीं कहते टीटी, ज्यादातर वार्ड किसकी लगाते जेंट्स की, जेंट्स उतर जाओ, जब दोबारा अलार्म बजेगा तो चढ़ जाना। मैं शायद मैं 10वीं 11वीं में होऊंगा, तो ऐसे हम कर रहे। दिल्ली से अमृतसर आ गया, कोई टीटी नहीं आया। मेरा डाउट, हमारे साथ एक ट्रेन में एक और अंकल बैठे थे, पापा से बात हो रही, उसने हमारे को ऑब्जर्व कर, हमारे बॉडी लैंग्वेज को उसने ऑब्जर्व कर लिया। पापा ने उसको बताया हमारे वो नहीं है, टिकट नहीं है। कहता है बाबूजी आप फंस जाओगे, अमृतसर स्टेशन पे जब आप उतरोगे तो वहां पे तो आपकी चेकिंग होगी ही होगी। अब हमारी हालत फिर खराब। आईसीएस अच्छा लग रहा रेलवे का,
देखना आईसीएस कितना अच्छा है रेलवे का। अब वो जमाना, आज से मैं आपको 20 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। आज का रेलवे क्या है, आप आज का भी वैसा ही है, पर मैं 20 साल पुराना रेलवे बताता हूँ। स्टेशन पे पहुंची गाड़ी, अभी जगह नहीं मेरी प्लेटफॉर्म पे, पीछे खड़ी हो गई, प्लेटफॉर्म से पीछे ही रुक गई। दरवाजे देसी होते थे, अपने आप हैंडल मारो खोल लो। पापा कहते हैं अभी अमृतसर आ गया, मैं प्लेटफॉर्म नहीं आया, यहीं उतर लो, यहीं उतर लो, और झाड़ियों के बीच में से बाहर निकल जाएंगे स्टेशन पे से। बात समझ रहे हो? लेकिन क्योंकि स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे टीटी खड़ा होगा, टिकट ट्रेन पे नहीं आया, तो हम सारे लोग एक एक करके पटरियों को टाप टाप के झाड़ियों में से निकल के बाहर आ गए गेट पे, किसी ने पूछा भी नहीं। हम तो फिर भी एक बार कर रहे हैं ऐसा, क्या लोग ऐसा करते हैं? आवाज नहीं आई। अगर आप इन ट्रेन्स को छोड़ दो जो आज महंगी ट्रेन है, जो देसी पैसेंजर गाड़ियां हैं, क्या लोग उसमें लेते हैं टिकट्स? कितना तगड़ा रेवेन्यू का लॉस है रेलवे को, क्योंकि बस उसकी एक प्रॉब्लम है। सब बच्चे बताओ, इंटरनल कंट्रोल। कुछ ना करे रेलवे, सबसे पहले बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े स्टेशन को पकड़े, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बड़े बड़े स्टेशन को पकड़े और उन पे एएफसी गेट्स लगा दे जैसे मेट्रो में लगे। बिना स्कैन के टिकट आप अंदर घुस ही नहीं सकते ट्रैक पे। मैं सच बता रहा हूं, रेलवे का रेवेन्यू लॉस बहुत कम हो जाएगा। स्टार्टिंग बड़े स्टेशनों से करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता। क्या रेलवे को दिख नहीं रहा कि मेरे बाद मेट्रो पैदा हुई है और मेट्रो में एक भी टिकट का गड़बड़ नहीं है, मेरे में इतना गड़बड़ है? क्या रेलवे की मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी के दिमाग में, अब मैं आपको क्लास ही पढ़ा रहा हूं, मैं फालतू बात नहीं कर रहा, बात समझना। यानी कि रेलवे की मैनेजमेंट की जो एटीट्यूड है, कल्चर है, एनवायरमेंट, वो कैसा लग रहा है? नेग्लिजेंट लोग हैं ये लोग, तो लापरवाह लोग हैं, तभी तो इसके ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड बहुत ज्यादा है। यहां फ्रॉड नहीं बोलेंगे, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अंग्रेजी समझ आती है? लॉस ऑफ गवर्नमेंट को कितने अरब, रेलवे का कभी आप उठा के देखना, गूगल पढ़ के देखना, रेलवे जिंदगी में कभी प्रॉफिट में नहीं आई। एक आधी बार आई थी जब लालू बना था, जब क्या बना था, लालू बना था रेल मंत्री, तो वो इंटेलिजेंट मत समझना लालू को, लालू इंटेलिजेंट था। उसने क्या किया था, आप कभी पैसेंजर ट्रेन में जाके बैठो तो 3 लोग इस तरफ बैठते, 3 लोग इस तरफ बैठते, बीच में जगह होती है। लालू ने बीच में भी सीट लगवा दी थी, बीच में भी सीट लगवा दी थी, उसमें भी 3 लोग बिठा दिए थे। अब लोग ऐसे ऐसे से बैठते थे, सामने वाला, बीच में 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग जो बीच में बैठते हैं वो चौकड़ी मार के बैठते थे सीट पे। अब ऐसे तो नंबर ऑफ टिकट्स की सेल ज्यादा होगी, रेलवे में प्रॉफिट में आ गया। लेकिन वो कितना डिस्कंफर्ट था कस्टमर्स, पैसेंजर्स को। तो रेलवे प्रॉफिट में नहीं आ सकता जब तक उसका इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं होगा, मेरा डाउट। आई होप ये बात क्लियर है। मैं लास्ट पॉइंट पे सम अप करता हूं। अगर मुझे दिख रहा है रेलवे का आईसीएस सही नहीं है, तो क्या मुझे बोलना चाहिए? मैंने सिर्फ रेलवे के आईसीएस को क्या किया मेरे बच्चों? अंडरस्टैंड करके मुझे दिख रहा है रेलवे का आईसीएस ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं? बाबू सर के यहाँ में आया, मैंने कहा सर परचेज कैसे करते हो आप कोई सामान? कहते सर मैं जहां से जब मर्जी खरीद के ले आता हूं। मैंने कहा सर ऐसे मत किया करो, ये आपका आईसीएस मुझे ठीक है, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, कमन फास्ट, आपके आईसीएस में कमी है, क्या करो कमन, एक सिस्टम बनाओ, एक बंदे को अथॉरिटी दो, वही बंदा सामान परचेज करे। मेरा इससे क्या होगा कि अगर कोई परचेज में गलती होगी तो हम उसी बंदे को लायबल बनाएंगे। आई होप 4th पॉइंट क्लियर है। कैन वी मूव टू 5th पॉइंट? सब बच्चे बताओ। ऑडिटर इज required to obtain, auditor is required to obtain understanding of ICS, testing of ICS, IC भी बोल सकता हूं, ICS भी बोल सकता हूं, कंफ्यूज मत होना। इंटरनल कंट्रोल भी बोल सकता हूं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकता हूं, एक ही बात है। टेस्टिंग ऑफ आईसी इज मैंडेटरी या नॉट मैंडेटरी? आईसीएस को देखो, मैंने लिखा ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीएस। सब बच्चे मतलब बताओ, क्या अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है? यस और नो? लेकिन ऑडिटर इज टेस्टिंग ऑफ आईसीएस इज नॉट मैंडेटरी। बात समझ आ रहा है? जब आईसीएस अच्छा है ही नहीं तो उसको टेस्ट क्यों करूं भाई? टेस्टिंग मैंडेटरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग मैंडेटरी है, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। ऑडिटर विल टेस्ट आईसीएस, ऑडिटर विल टेस्ट आईसीएस।
गुड, वेरी गुड ऑनलाइन वाले बच्चों, वेरी गुड बेटा चैतन्य, ऋषभ, हाँ जी, उज्जवल। मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑनलाइन में बच्चे फेस टू फेस से ज्यादा है, कमेंट्स बंद ही नहीं हो रही। पूछता हूं कितने ज्यादा, आपसे ज्यादा लग रहे हैं मुझे। देखो अगर मैं नहीं देखता तो निगलेक्ट हो गए यार। मैं मेरे हिसाब से तो सारे टीचर्स को ना इन बच्चों से पहले आंसर्स लेने चाहिए, नहीं तो ये बच्चे निगलेक्टेड रहेंगे। फिर फेस टू फेस वालों से पूछना चाहिए। अब मुझे ये कमेंट मत मानना सर टीचर तो फेस टू फेस वालों से नहीं पूछते, ऑनलाइन वालों से कहां से पूछेंगे, हैं? मेरा डाउट नहीं होना चाहिए यार। क्लास में क्लास 1 वे नहीं होनी चाहिए, 2 वे होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, मैं इसको क्लास में ही मानता, तुम भी पार्टिसिपेट करो क्लास में। अब वो जो बच्चा है, क्या नाम है तेरा, शौर्य, बोलना नहीं चाहता था, एक बार माइक दिया शर्म कर रहा था, दूसरी बार उसने खुद आंसर दे दिया। अब शौर्य रोज देगा आंसर, भाग तो नहीं जाएगा। वो 2 भाग गएगा आज यार। देखो जो भाग रही है, आप मुझे बताओ ऑडिट को रटना पड़ेगा, उनको ये रटनी पड़ेंगी चीजें, मेरी बात को समझना, उनको रटना पड़ेगा। कभी यार कभी प्रोसीजर बढ़ाने हैं, कभी प्रोसीजर घटाने हैं, समझ नहीं आ रहा कब बढ़ाने कब घटाने। रटोगे तो ऑडिट बहुत टफ है, समझ। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं आपको बार बार डरा रहा हूं कि कीवर्ड्स, लैंग्वेज अच्छी, लैंग्वेज अच्छी, लैंग्वेज कुछ नहीं है, यही वर्ड्स है। आप देखो मेरी इंग्लिश नॉर्मल है, यस या नो, बस मेरे कीवर्ड सही होने चाहिए। आप इंग्लिश अपनी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कीवर्ड लॉ के होने चाहिए। मेरा सवाल, ऑडिटर विल टेस्ट आईसीएस, एक मिनट, ऑडिटर विल टेस्ट आईसीएस इन फॉलोइंग केसेस। पॉइंट ए, when he expects controls are operating effectively. लिख लो, मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है? पहले दोनों काम साथ साथ मत करो। when substantive procedure alone will not give sufficient and appropriate evidence. लिख लिया? फटाफट देखो आप इसको, ये बात थोड़ी ध्यान से सुनना। 7th पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा, इतनू सा। 7 का ए तो सबको एक बारी में समझ आ जाएगा, 7 का बी थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। रेडी है? हाँ जी ऋषभ रेडी, शौर्य रेडी है भाई तू? पहला, ऑडिटर विल टेस्ट आईसीएस इन, इससे पहले मैंने 6 पॉइंट में क्या बोला था, आईसीएस की टेस्टिंग मैंडेटरी या नॉट मैंडेटरी? नॉट मैंडेटरी। लेकिन टेस्ट कब करते हैं? पहला केस, when he expects controls are operating effectively. एक्सपेक्ट का मतलब जब उसको लगता है आईसीएस अच्छा होगा। ऐसा कैसे लगता है? उसने आईसीएस अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड करके उसको लग रहा है आईसीएस अच्छा है। क्या मैंने बोला था, अगर देख के लग रहा है आईसीएस अच्छा है तो टेस्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझो। व्हेन ही एक्सपेक्ट्स मतलब हमने आईसीएस को सिर्फ क्या किया था बड़े भाई? अंडरस्टैंड किया, और अंडरस्टैंड करके हमें लग रहा है आईसीएस क्या है? सिर्फ देख के लग रहा है आईसीएस अच्छा है तो मान लूं अच्छा है, या टेस्ट करूंगा? टेस्ट करूंगा। तो पहला पॉइंट समझाओ, समझ आया? अगर देख के लग रहा होता बकवास है तो टेस्ट नहीं करते। क्या बात क्लियर? अब ये बात स्टैंडर्ड ने लिख दी ना, फिर स्टैंडर्ड को ना थोड़ा सा डाउट आया लिखने वाले को। लिखने वाला ने एक बात सोची, मैं आपको बी पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब सपोज करो तुम किसी ऐसी एंटिटी का ऑडिट करने चले गए जिसके यहां सब कुछ ही ऑटोमेटेड है, सारा काम ही ऑटोमेटेड है। किसी जीरोधा का नाम सुना? जीरोधा एक शेयर ब्रोकर है। लोग मोबाइल से वो सबके डीमैट अकाउंट खोल देते हैं, फिर लोग उसको ऑर्डर देते हैं हमें शेयर खरीदना है, वो शेयर खरीद देता है, आपको बेचने बेचते, सब कुछ टक ऑनलाइन। जीरोधा का सारा आईसीएस ऑटोमेटेड है, ठीक है? मेरा डाउट, मैंने ना जीरोधा को बोला जीरोधा अपना आईसीएस दिखा, जीरोधा ने आईसीएस दिखाया, मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा। देख के मैंने कहा मैं इसको टेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, जीरोधा की अकाउंटिंग चेक करूंगा।
मैं ज़ीरोधा की अकाउंटिंग चेक करने गया तो ज़ीरोधा वाले लड़के हंस रहे थे। मुझे ना समझ नहीं आया हंस क्यों रहे हैं। उनके एक लड़के ने हमारे आर्टिकल को बोला तुम्हारा ऑडिटर पागल है, हमारी 100% चीजें ऑटोमेटेड है, सब कुछ ही ऑटोमेटेड है, और तुम्हारा ऑडिटर हमारी ऑटोमेटेड चीजों को छोड़ के अकाउंट्स चेक करने बैठ गया, बेवकूफ है। बताओ, जिन एंटिटीज में सब कुछ ही क्या है, ऑटोमेटेड, अगर देख के अच्छा नहीं लग रहा तो चेक नहीं करे। या भैया मेरा डाउट, जब सब कुछ ही क्या है, अब गूगल में चले जाओ, गूगल में मैंने, चलो मैं ज़ीरोधा का एग्जांपल पहले कंटिन्यू कर रहा हूं, सुनने वाले सुनेंगे, सब कुछ ऑटोमेटेड। मैंने कहा मुझे अपने अकाउंट्स दिखा दो, कहते सर कंप्यूटर में देखने हैं या प्रिंट आउट निकाल के दूं। सरकास्टिकली उन्होंने ऐसा क्यों बोला, कंप्यूटर में देखने हैं या प्रिंट आउट निकाल के दूं? किसी को समझ आया? उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, कंप्यूटर में दूं या कंप्यूटर पे देखोगे या प्रिंट निकाल के दूं? मैंने कहा तुम्हारे हार्ड कॉपी का है अकाउंट्स की? कहते सर हार्ड कॉपी बनाई नहीं है। कंपनी लॉ नहीं पढ़ा सर आपने? मुझे कह रहे कंपनी लॉ नहीं पढ़ा सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स बनानी अलाउड है सर। ये रहा सर, लॉगिन ले लो सर अकाउंट, अगर सर दिक्कत हो तो बता दो, प्रिंट आउट निकलवा देते हैं। हाय, अब आप बताओ, मैंने प्रिंट आउट निकलवाई और चेक कर रहा हूं मैंने कहा एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया था तुम्हें कि उसको रिलायंस के 100 शेयर चाहिए, कहते सर वो ऐप पे दिखेगा आपको, इसका प्रिंट आउट निकाल दें आपको। वो मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? किसी को समझ आ रही है बात? उनके यहां सब कुछ ही, सारे कस्टमर्स ने ऑर्डर दिए। आपको पता है अगर रिलायंस को मैं ज़ीरोधा को ऑर्डर दूं, मुझे रिलायंस के 500 शेयर चाहिए, तो ज़ीरोधा कभी भी 501 शेयर नहीं देगा, 500 ही देगा। ये उनके कंट्रोल से, यस और नो? आप सच बताओ, ज़ीरोधा वाले कह रहे हैं सर ये लो प्रिंट आउट देख लो, पीएनएल बैलेंस शीट। ज़ीरोधा के सिर्फ सब्सटेंसिव टेस्टिंग करना क्या आपको ठीक लग रहा है, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना चाहिए? कंट्रोल्स बेकार लग रही है, बट यहां मैं बोलूंगा करना चाहिए। मैं अपनी बात से फिर क्यों रहा हूं? कोई बच्चा लॉजिक देगा? मैं अपनी बात से पीछे हट रहा हूं, क्यों हटना पड़ा पीछे? रीजन, अगर सारी अब गूगल का ऑडिट कोई करने चला जाए, टेस्ला का ऑडिट करने चला जाए, भाई साहब तुम्हारा मजाक उड़ जाएगा। अगर तुम कहोगे नहीं हमें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, हम नहीं टेस्ट करेंगे, तो वो तुम्हारा ऐसे ही मजाक उड़ाएंगे जैसे मेरा ज़ीरोधा में उड़ाया। सर फिर क्या प्रिंट आउट दे दें आपको निकाल के? उनका सब कुछ ही क्या है। बैंक ऑडिट पे जाओ कभी, माई सब मजा आ जाएगा। बैंक ऑडिट पे, बैंक में कस्टमर के केवाईसी भी आजकल ऑनलाइन होते हैं, यस और नो? बैंक में लोग अपने अकाउंट खुद खोल लेते हैं। जो लोग मैनुअल फॉर्म भी भरते हैं ना अकाउंट खोलने का, उनका भी वो स्कैन करके कंप्यूटर में डाल देते हैं और फिर वो जला देते हैं फॉर्म्स को सारे। मैंने कहा कि एक कस्टमर ने अकाउंट खुलवाया, प्रिया बंसल ने, इसकी मेरे को वो दिखाना, फॉर्म दिखाना। वो हंस के बोली सर वो आइए सर, ये कंप्यूटर में वो ना आप इसका फॉर्म पूरा स्कैन कर लेते हैं कंप्यूटर में, इसका फॉर्म इन्होंने मुझे दिखाया, फोटो लगी हुई है, सारा भरा हुआ है। मैं कहा इसकी हार्ड कॉपी का है? हंस के बोले सर इतना कस्टमर्स का हार्ड कॉपी आरबीआई ने मना कर दिया नहीं रखना है, आप कहो तो आपको प्रिंट आउट निकाल के देने? यार आप बताओ क्या करना पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन का जवाब तो मैं एक एग्जांपल में बात खत्म करना चाहूं तो हो सकती है, बट मैं ज़ीरोधा के बाद बैंक में ले गया तो मैं बैंक के अंदर मैंने कहा अच्छा लोगों के अकाउंट कैसे खोलते हो? सर ऑनलाइन। मैंने कहा लोग पेमेंट कैसे लेते हैं? सर सब कुछ ऑनलाइन। मैं कहा यार कुछ मैनुअल करते भी हो? बोले सर जो आते भी है ना मैनुअल, हम उनको भी ऑनलाइन में ट्रांसलेट कर देते हैं। ऑटोमेटेड ऐसा सब कुछ हमारे यहाँ पे, जब चीजें क्या है। मैंने कहा अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, और एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैंने कहा बैंक वालों तुम्हारी इस ब्रांच में कितने लोग काम करते? कहते सर 20। अटेंडेंस रजिस्टर दिखाओ। वो हंस पड़ी एक लेडी वहां पे, यार मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा अटेंडेंस रजिस्टर दिखाओ। वो मुझे कहते सर आप मेरे साथ आइए, बैंक मैनेजर, पहले आप चाय पीजिए। सर आप कर क्या रहे हैं? मैंने कहा क्या हो गया? अटेंडेंस रजिस्टर दिखाओ, अटेंडेंस देखनी है। कह रहा सर सब लोग उस स्कैनर से, वो बायोमेट्रिक है सर, बायोमेट्रिक का सबकी अटेंडेंस कंप्यूटर, जब हम बायोमेट्रिक लगाते हैं तो क्या सिस्टम में हमारी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाती है? यस और नो? मैंने कहा नहीं ये सिस्टम बेकार है, बेकार है, मैं तो मैनुअल चेक करूंगा सबने। कहते सर हमारे यहाँ मैनुअल है ही बहुत कम, सब कुछ ही ऑटोमेटेड है। जब चीजें ही ऑटोमेटेड होंगी तो भैया मेरे पास सेकंड ऑप्शन कोई है ही नहीं, कहना इसे तब तो मुझे आईसीएस चेक करना ही पड़ेगा, चाहे वो बेकार भी क्यों ना हो। यस और नो?
बस मैं ये बात बोल के बात खत्म करूंगा, वो क्लाइंट्स जिनके यहां सब कुछ ऑटोमेटेड है, वहां पे तुम्हें आईसीएस चेक, चाहे आईसीएस बेकार ही क्यों ना, अंडरस्टैंडिंग कह रही है बकवास आईसीएस है, कमन फास्ट, तो भी मेरा डाउट, मेरी अगर बात समझ आ गई, जो बच्चे को इरिटेट हो रहे हैं मेरी बात का जवाब देना, थंब लगा के लोग बायोमेट्रिक लगा के अंदर घुस जाती है। किसी ने मुझे बोला सर नकली थंब भी रखा हुआ है यहाँ पे, नकली थंब भी रखा हुआ है, मेरा वो भी लगा के सर अंदर घुस जाती है। मैं कहा बकवास सिस्टम, नकली थंब लगा के भी घुस जाते हैं, मैं तो अटेंडेंस रजिस्टर चाहिए मुझे। अब आप सोचो अटेंडेंस रजिस्टर वो मुझे कैसे देंगे, वो उसी का प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे? तो प्रिंट आउट देखना सही होगा या बायोमेट्रिक सिस्टम को देखना सही होगा? क्या मुझे भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि सिस्टम सही है या नहीं? ये बात बी पॉइंट में लिखी, व्हेन सब्सटेंसिव प्रोसीजर अलोन विल नॉट गिव एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, वर्ड नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। जब आपको लगता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर अकेले काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, व्हेन सब्सटेंसिव प्रोसीजर अलोन विल नॉट गिव, आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट छोड़ दो, विल नॉट गिव एविडेंस, जब अकेले आपको लगता है कि सब्सटेंसिव प्रोसीजर से काम नहीं चलेगा, तब तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, तब तो मुझे आईसीएस को टेस्ट 7AB रिपीट, आईसीएस कब टेस्ट करना पड़ेगा? फास्ट, व्हेन ही एक्सपेक्ट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग। ये कौन सा पॉइंट था? जब आईसीएस अच्छा है तो टेस्ट करेंगे। और बी पॉइंट, जब लग रहा है यार सब कुछ ही ऑटोमेटेड है, सब्सटेंसिव प्रोसीजर तो अकेले काम ही नहीं कर पाएंगे, तो मुझे आईसीएस भी टेस्ट करना पड़ेगा। बोलो बच्चे, क्या मेरा 7th पॉइंट क्लियर है? मेरा डाउट पॉइंट नंबर 8 लाइन लिखिएगा, टेस्टिंग ऑफ आईसीएस इज ऑल्सो कॉल्ड compliance testing. मेरा डाउट, टेस्टिंग ऑफ आईसीएस इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लायंस टेस्टिंग। मेरा डाउट, सब बच्चे हेल्प करोगे, व्हाट इज सब्सटेंटिव प्रोसीजर? बस 2 मिनट बेटा वाइंड अप कर रहा हूं, कुछ भी नया नहीं समझा रहा अभी, ठीक है? बट जो समझाया वो तो वाइंड अप करने दो। सिंपल भाषा में मतलब है टेस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है? Point 1. Second, they are of 2 types. बताओ बेटा, they are of 2 types. Test of details also known as vouching and हाँ जी, इसमें क्या चेक होता है बेटा? ट्रांसैक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर आर चेक्ड इन डिटेल। कल भी मेरी क्लास है, कल सैटरडे है ना, कल भी क्लास है, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ये मैं लाइन कल समझाऊंगा आपको सेकेंड वाली, ठीक है? अभी 3 बज गए हैं, नया अगला बैच की टाइम हो गया है। ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स आर चेक्ड इन डिटेल। अच्छा, सिमरन लिख रहा है आपका मजाक उड़ा रहे हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। बात तो सही कह रहे हैं, क्वालिफाइड दे दो, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था, एग्जांपल था यार सिमरन, इसको पर्सनली नहीं लेना, ठीक है? चलो, आई होप आज की क्लास ये सबको सही लगी। हाँ, और यार बेड़ा, तू 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 एक काम कर, बहुत मजाक हो गया यार, ये तो बहुत, यार मैं भूल जाता हूँ बहुत ज्यादा, कहाँ गया। चलिए आज की क्लास वाइंड अप करते हैं बेटा, कल आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।